नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे बायोलॉजी का संपूर्ण रिवीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कोशिका यानी सेल की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी जी। और परिभाषा के अनुसार ये सभी जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हाँ। चाहे पौधे हों या जंतु, सभी का शरीर कोशिकाओं से ही बना है। और इसकी खोज का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। यहाँ लिखा है कि सबसे पहले एक मृत कोशिका की खोज हुई थी। हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था। कॉर्क में? जी। इस कॉर्क के चारों तरफ सुबेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया और सेला शब्द से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। सेला? जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। अच्छा। और जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्होंने इसे एक शैवाल यानी एल्गी में देखा था। और ल्यूवेनहॉक की अन्य खोजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि उन्होंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया, आरबीसी और शुक्राणु कोशिका स्पर्म सेल की खोज की। ओह, साथ ही उन्होंने प्रोटोजोआ शब्द दिया और रिक्तिका, वैक्यूल और कोशिका भित्ति सेल वॉल की भी खोज की। वाह! इसीलिए उन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल। और कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक हैं, जबकि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता अरुण कुमार शर्मा हैं। ये नाम याद रखना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आकार की। दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम। जी। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसका आकार सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर होता है और इसे पीपीएलओ या एमएलओ भी कहते हैं। और सबसे बड़ी? वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही होगा। हाँ, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिचकस एग है, जिसका आकार 130 गुणा 170 मिलीमीटर होता है। यहाँ मानव शरीर की कोशिकाओं के बारे में भी बताया गया है। हाँ, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म सेल है, जो चल होती है, मोटाइल होती है। अच्छा, वो मूव कर सकती है? जी। इसके 4 भाग होते हैं। हेड, सिर, जिसमें न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है। नेक, गर्दन, जिसमें सेंट्रियोल होता है। बॉडी, मध्य भाग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और टेल, पूंछ, जिसमें एक्सियल फिलामेंट होता है। और सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम सेल और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल है। और रक्त कोशिकाओं की बात करें तो सबसे छोटी आरबीसी और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, अब कोशिकाओं के प्रकार पर आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें मुख्य अंतर क्या है? यहाँ एक दिलचस्प तुलना है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक एक अकेंद्रिक कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता और डीएनए बिखरा हुआ होता है। मतलब कोई कंट्रोल रूम नहीं, सब ओपन प्लान है। बिल्कुल। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। उदाहरण है नीली हरी शैवाल, जीवाणु। और यूकैरियोटिक? यह सकेंद्रिक कोशिका है जिसमें केंद्रक और व्यवस्थित डीएनए होता है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाते हैं। जैसे हम और आप? हाँ, जैसे जंतु और पादप। यहाँ कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। ये जानना जरूरी होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यीस्ट एक कोशिकीय कवक होने के बावजूद यूकैरियोटिक है। अच्छा। इसका उपयोग शराब बनाने में होता है क्योंकि इसमें जाइमेज एंजाइम होता है। इसी तरह अमीबा और युग्लिना भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक हैं। चलिए अब कोशिका की संरचना के अंदर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी 1839 में शील्डन और श्वान ने दिया था। सिद्धांत बहुत सरल है। शरीर कोशिका का बना होता है। बहुत सीधी बात। अब आते हैं कोशिका के अंगों पर। सबसे पहले है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। ये शब्द पुरकिंजे ने दिया था और हक्सले ने
इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जीवन का भौतिक आधार। अगला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये कहाँ पाई जाती है? ये केवल पादप, कवक और जीवाणु में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। अच्छा, हम लोगों में नहीं होती? नहीं। इसका काम सुरक्षा और आकार देना है। ये अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। पौधों में सेल्यूलोज से, कवक में काइटिन से और जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन से। और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी द्विस्तरीय संरचना है। और इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती है, सेमी परम्यूबल। मतलब ये एक गेटकीपर की तरह है। बिल्कुल। ये पदार्थों का चयन करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। इसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया था। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो रही है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर कोशिकीय श्वसन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और ऊर्जा के सिक्के यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। अच्छा। ये एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है और दिलचस्प बात यह है कि ये एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनॉमस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या बात है! कोशिका के कंट्रोल से बाहर भी? कुछ हद तक, हाँ। और गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इसके तो कई उपनाम हैं, डाकघर, ट्रैफिक पुलिस। हाँ, क्योंकि ये कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन और पैकेजिंग का काम करता है। शुक्राणु का एक्रोसोम भी इसी से बनता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अगला है लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, जिसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली अपघटनीय एंजाइम मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये फट जाता है और पूरी कोशिका को पचा डालता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं में इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे छोटे कोशिकांग की, राइबोसोम, राइबोसोम्स। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य काम प्रोटीन का निर्माण करना है। प्रोटीन फैक्ट्री? जी। ये सर्वव्यापी कोशिकांग है और 2 प्रकार का होता है, 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में। S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है। यहाँ अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी बताया गया है। इसे कोशिका का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, खुरदरी ER, रफ ER, जिस पर राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन बनाती है। और दूसरी कोमल होगी। बिल्कुल, कोमल ER, स्मूथ ER, जो वसा यानी लिपिड बनाती है। अब आते हैं कोशिका के कंट्रोल रूम पर, केंद्रक, न्यूक्लियस। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका का मुख्य भाग है क्योंकि कोशिका विभाजन की क्रिया यहीं पूरी होती है। अच्छा। और इसी के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। डीएनए और आरएनए परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इनमें मुख्य अंतर क्या है? दोनों की खोज फ्राइडरिक मिशर ने की थी। डीएनए एक डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित संरचना है जिसे वॉटसन और क्रिक ने बताया था। और आरएनए एक सिंगल हेलिक्स यानी एक कुंडलित संरचना है। और इनके रासायनिक घटकों में भी अंतर है ना? बिल्कुल, दोनों में नाइट्रोजनियस क्षार होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होता है, AGCT। और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, मतलब AGCU। अच्छा, टी की जगह यू आ जाता है। जी। बॉन्डिंग भी महत्वपूर्ण है। डीएनए में A T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और G C के साथ ट्रिपल बॉन्ड। और आरएनए में? आरएनए में A U के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। यह कोशिका का केंद्रीय डोग्मा और डीएनए से जुड़े कुछ और तथ्य भी हैं। हाँ, जब आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो वायरस में होता है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और जोड़ने वाले को डीएनए लिगेस कहते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इसकी तकनीक की खोज एलेक जेफरी ने की थी, जिसका उपयोग आनुवांशिकी पहचान में होता है। अब कुछ ऐसे अंगों की बात करते हैं जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलते हैं, जैसे लवक यानी प्लास्टिड्स। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पौधों को रंग प्रदान करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, हरित लवक,
क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है। दूसरा वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, जो फल और फूलों को रंग बिरंगा बनाता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और तीसरा अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट, जो सफेद होता है और जड़ व बीज में भोजन संचय का काम करता है। और कुछ अंगक केवल जंतु कोशिका में होते हैं। हाँ, सेंट्रोसोम्स केवल जंतु कोशिका में होता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। अच्छा। वहीं रिक्तिका, वैक्यूल, मुख्य रूप से पादप कोशिका में होती है, जो उसका 90% भाग घेरती है और अपशिष्ट पदार्थों का संचय करती है। चलिए अब इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जीन क्या है? डीएनए के छोटे छोटे क्रियात्मक खंडों को जीन कहते हैं। इनकी खोज जोहानसन ने की थी। और इनका काम आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना है। और आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकी के 3 नियम दिए। कौन से 3 नियम? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अंत में बात करते हैं गुणसूत्र की, क्रोमोसोम। इनकी खोज वॉल्डेयर फ्लेमिंग ने की। ये धागे जैसी संरचनाएं हैं जो लिंग निर्धारण का कार्य करती हैं। मानव में कुल 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े? जी। इनमें से 22 जोड़े दैहिक गुणसूत्र, ऑटोसोम, होते हैं जो शरीर बनाते हैं। और 23वां जोड़ा? केवल 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम होता है। यदि ये XY है तो लड़का होता है और यदि XX है तो लड़की होती है। तो ये थी कोशिका और आनुवंशिकी की दुनिया की एक विस्तृत यात्रा। हमने कोशिका की खोज से लेकर उसके हर अंग के कार्य और डीएनए के रहस्यों तक को समझा। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक अकेली कोशिका अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, जिसके अपने नियम, अपनी ऊर्जा प्रणाली और अपनी सूचना प्रणाली है। और ये सभी मिलकर जीवन की जटिल मशीनरी को चलाते हैं। अगला चैप्टर है ऊतक, टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊतक यानी टिश्यू। हाँ, इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा काम करता हो उसे ही ऊतक कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसके अध्ययन को, मतलब इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी। जी। और हिस्टोलॉजी के जनक हैं मार्फियो-मार्कोलॉजी। अच्छा, और ये जो शब्द है ऊतक, ये किसने दिया था? ये शब्द विचैर ने दिया था। विचैर, ठीक है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। हाँ। तो ये प्लांट टिश्यू मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के? हाँ। एक है विभज्योतिकी ऊतक, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा है स्थायी ऊतक, यानी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से शुरू करते हैं। इसे अवयस्क ऊतक भी कहा जाता है। हाँ, अवयस्क इसलिए क्योंकि इसमें विभाजन की यानी डिवाइड होने की क्षमता होती है। अच्छा, तो ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं? जी बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि जब यही विभज्योतिकी ऊतक अपनी विभाजन की क्षमता खो देता है तो वही स्थायी ऊतक बन जाता है, मतलब परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। एकदम सही। ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रकार होते होंगे? हाँ, इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। 3 प्रकार? जी। ठीक है। नंबर 1 है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल, जैसा नाम से लग रहा है ये शीर्ष पर, मतलब टॉप पर होता होगा। बिल्कुल। यह एक प्राथमिक ऊतक है और इसका काम है पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाना। तो ये मिलता कहाँ है? ये हमेशा पेड़ पौधे की जड़ और तने के बिल्कुल शीर्ष भाग में पाया जाता है, सबसे ऊपर। समझ गया। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, लैटरल। हाँ, और यह एक द्वितीयक ऊतक है, सेकेंडरी टिश्यू। तो अगर एपिकल टिश्यू लंबाई बढ़ाता है तो इसका क्या काम है? इसका काम है पेड़ पौधे की मोटाई, जिसे गर्थ कहते हैं, उसको बढ़ाना। अच्छा, तो जो पेड़ों के तने में हमें रिंग्स दिखाई देती हैं वो इसी की वजह से हैं? एकदम सही। ये जड़ और तने में रिंग यानी वलय बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसे ही कैम्बियम कहते हैं? हाँ, इसे कैम्बियम कहा जाता है। ओके। और नोट्स में एक और बात है कि पेड़ की आयु का पता भी नहीं से चलता है। बिल्कुल। पेड़ पौधे की आयु का पता लगाने के लिए तने में मौजूद इन्हीं वलयों, मतलब छल्लों को गिना जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। अब तीसरा प्रकार? नंबर 3 है अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक, यानी इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकलरी, ठीक है।
ये कहाँ पाया जाता है? ये पौधे के नोड और इंटरनोड में पाया जाता है। नोड और इंटरनोड? हाँ, मतलब वो जगह जहाँ से पत्तियां या टहनियां निकलती है। अच्छा। इसके अलावा ये पुष्पवृंत, पर्णवृंत और पत्ती के तल में भी मिलता है, और ये भी एक प्राथमिक उत्तक ही है। ठीक है, तो ये हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार। अब आते हैं स्थायी उत्तक पर। परमानेंट टिश्यू, हाँ, ये भी 2 तरह का होता है, कौन कौन से? सरल और जटिल। तो पहले सरल स्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझते हैं। सरल इसलिए क्योंकि ये एक ही समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और इसके भी 3 प्रकार हैं? हाँ, इसके भी आगे 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, इसकी क्या खासियत है? देखिए, ये सबसे मुलायम होता है। सबसे मुलायम? जी, और ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। और इसमें लिखा है कि अंतः कोशिकीय स्थान सबसे ज्यादा होता है। हाँ, इसमें कोशिकाओं के बीच काफी खाली जगह होती है, जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसका काम? इसका मुख्य काम है भोजन का संचय करना और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना। तो ये भोजन किस रूप में जमा होता है? ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। अच्छा, नोट्स में इसके 2 स्पेशल प्रकार भी बताए गए हैं। हाँ, इसमें 2 खास बातें हैं। पहली तो ये कि जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता होगा? बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो जलीय पौधे होते हैं उनके पेरेन्काइमा में हवा भरी होती है, उसे एरेन्काइमा कहते हैं। तो एरेन्काइमा, तो ये हवा क्यों भरी होती है? ये पौधे को पानी पर तैरने में प्लवन में मदद करती है। बहुत बढ़िया, तो ये था पेरेन्काइमा। हाँ। अब दूसरा प्रकार है कॉलेनकाइमा। हाँ, कॉलेनकाइमा। ये सबसे लंबा होता है और ये भी जीवित कोशिकाओं का ही बना होता है। और इसका काम क्या है? इसका मेन काम है पौधे को लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी और यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल सपोर्ट देना। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसकी कोशिका भित्ति भी अलग होती होगी? जी, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों की बनी होती है। इसी वजह से इसके कोने मोटे होते हैं। और इसमें खाली जगह? इसमें पेरेन्काइमा की तुलना में कम खाली जगह होती है। ठीक है, और अब तीसरा प्रकार स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ उत्तक। हाँ, और ये बाकी दोनों से काफी अलग है। कैसे? ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। अच्छा, ये मृत होता है। हाँ, और इसमें अंतःकोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता। और इसकी कोशिका भित्ति? इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन, ओके। और यही लिग्निन इसे बहुत कठोर बनाता है। इसका काम ही मजबूती और यांत्रिक सहायता देना है। इसका कोई आम सा उदाहरण दे सकती है? बिल्कुल, जैसे नारियल का रेशा है या अखरोट का जो कठोर बाहरी कवर होता है। वो स्क्लेरेन्काइमा है? जी, वो इसी का उदाहरण है। समझ गया। अब आते हैं स्थायी उत्तक के दूसरे मुख्य प्रकार पर, जटिल स्थायी उत्तक पर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हाँ, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण उत्तक आते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम या दारू? इसका काम तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, इसका मुख्य काम है जड़ों से जल और खनिज लवण का परिवहन करना। मतलब उसे पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना? बिल्कुल। और ये मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है। ये भी मृत कोशिकाओं का बना है? हाँ, और इसमें परिवहन की दिशा हमेशा एक ही होती है। मतलब एक दिशी, यूनिडायरेक्शनल, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इसके 4 प्रकार भी लिखे हैं। जी, इसके 4 भाग होते हैं। नंबर 1 वाहिका, नंबर 2 वाहिनिकाएं, नंबर 3 जाइलम पेरेन्काइमा और नंबर 4 जाइलम तंतु। ओके, और नोट्स में एक और बात लिखी है कि सभी उत्सर्जी पदार्थ पुराने जाइलम में जमा होते हैं। यह सही है। पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन, लेटेक्स, ये सब पुराने जाइलम में ही जमा हो जाते हैं। दिलचस्प है। अब दूसरा जटिल उत्तक है फ्लोएम। फ्लोएम या वास्ट। हाँ। इसका क्या काम है? इसका काम है पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे के सभी हिस्सों तक करना। तो ये जाइलम के बिल्कुल विपरीत काम करता है। हाँ, और एक और बड़ा अंतर है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। अच्छा, फ्लोएम जीवित होता है। और इसकी परिवहन की दिशा? इसकी परिवहन दिशा द्विदिशी होती है, बाई डायरेक्शनल। मतलब ये भोजन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचा सकता है। ठीक है, इसके भी 4 प्रकार हैं। जी, इसके भी 4 भाग हैं। नंबर 1 चालनी नलिका, नंबर 2 साथी या सहचर कोशिका, नंबर 3 फ्लोएम पेरेन्काइमा और नंबर 4 फ्लोएम तंतु। ओके।
और इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो फ्लोएम तंतु है वो मृत होता है, बाकी सब जीवित होते हैं। तो आज हमने पादप उत्तकों के प्रकार और उनके कार्यों को समझा। हाँ, जिसमें हमने विभज्योतिकी और स्थायी उत्तक दोनों को विस्तार से देखा। हमने देखा कि कैसे कुछ उत्तक पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाते हैं, तो कुछ उसे मजबूती, लचीलापन और भोजन पानी पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल। और अब बारी है जंतु ऊतक का, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। असल में जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 4 प्रकार के कौन कौन से? देखिए, पहला है उपकला ऊतक, मतलब एपिथेलियल। फिर आता है पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर। तीसरा है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्व। ठीक है, तो एक एक करके इन पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले उपकला ऊतक से ही शुरू करते हैं। तो ये उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू ये शरीर में कहाँ पाया जाता है और इसका मतलब काम क्या है? इसका स्थान है, आप ऐसे समझिए कि शरीर के किसी भी अंग की बाहरी और आंतरिक परत दोनों इसी से बनी होती हैं। यहाँ तक कि हमारी त्वचा यानी स्किन की जो बाहरी परत है वो भी इसी की बनी है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का रक्षा कवच हो गया ना? बिल्कुल। इसका मुख्य कार्य ही है सुरक्षा प्रदान करना, चोट से बचाना और यहाँ तक कि ठंड से भी बचाना। यहाँ मेरे नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। इसे सुंदरता प्रदान करने वाला ऊतक भी कहते हैं। मतलब चेहरे पर जो ग्लो आता है वो इसी की वजह से है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है, वसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू। अच्छा। हाँ, ये त्वचा के ठीक नीचे और अंगों के बीच में पाया जाता है। ये एक कुशन की तरह काम करता है और चोट एवं ठंड दोनों से बचाता है। अरे वाह, ऊंट का कुबड़ भी तो इसी का बना होता है। ये तो एक क्लासिक परीक्षा वाला सवाल है। सही कहा आपने। अब उपकला ऊतक के जो प्रकार हैं उन पर आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार है सरल शल्की, सिंपल स्क्वैमस। हाँ, ये उन जगहों पर पाया जाता है जहां संकुचन और शिथिलन होता है। जैसे कि इसका स्थान है हमारी रक्तवाहिनियां, फेफड़े के वायुकोश यानी एल्वियोली, हमारी ग्रास नली और मुंह की जो अंदर की परत है वहां भी। इसकी कोशिकाएं बहुत चपटी और पतली होती हैं। और यहाँ एक नोट है कि ग्रास नली का जो फैलना सिकुड़ना है उसे क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टाइलसिस कहते हैं। बिल्कुल सही। अब अगला प्रकार है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें कई स्तर या परतें होती होंगी। हाँ, ये कई स्तरों का बना होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी त्वचा, स्किन। और इसका काम है संक्रमण और घर्षण यानी फ्रिक्शन से बचाना और साथ ही घाव से भी रक्षा करना। ठीक है। अगला है घनाभाकार, क्यूबॉइडल। हाँ, तो ये उन जगहों पर मिलता है जहां स्रावण, अवशोषण और उत्सर्जन का काम होता है। अच्छा, मतलब ग्रंथियों में। बिल्कुल, जैसे कि लार ग्रंथि, किडनी की दीवार, थायराइड, अग्नाशय, यकृत, अंडाशय, ओवरी और वृषण में भी, टेस्टिस में भी। और इसका आखिरी प्रकार है स्तंभाकार। जी, इसकी कोशिकाएं बेलनाकार या खंभे जैसी होती हैं। ये वहां पाया जाता है जहां रोम मतलब माइक्रोविली होते हैं, जैसे छोटी आंत और अमाशय की दीवार में। ठीक है, चलिए अब पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू पर आते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ऐच्छिक रेखीय कंकालीय। वॉलेंटरी स्ट्राइटेड स्केलेटल। ये वो है जो हमारी इच्छा से काम करे। बहुत आसान है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे हाथ, पैर, गर्दन और कमर की मांसपेशियां जब हम चाहते हैं ये तभी हिलती हैं। और नंबर 2, अनैच्छिक अरेखीय चिकनी। इनवॉलेंट्री स्मूथ। और ये वो है जो हमारी इच्छा से काम न करे, ये अपने आप काम करती हैं। जैसे हमारा फेफड़ा, मुंह, पाचन तंत्र की ग्रंथियां, आंखों की मांसपेशियां और पूरा उत्सर्जन तंत्र, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सही बात है। और तीसरा प्रकार है हृदय पेशी, कार्डियक। हाँ, ये बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय, हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, ये तो साफ है। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू की। यहां लिखा है कि ये शरीर में सबसे अधिक लगभग 30% पाया जाता है। हाँ, और इसका जो मुख्य कार्य है वो है पूरे शरीर को जोड़ना और अंगों को सहारा देना। तो इसके कुछ मुख्य उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण बहुत विविध हैं, जैसे रक्त, ब्लड, जो एक तरल संयोजी ऊतक है। खून भी एक संयोजी ऊतक है। जी हाँ, और साथ ही हड्डी, बोन
और उपास्थि कार्टिलेज भी, और लिंगामेंट और टेंडन भी इसी में आते हैं। इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में आपको फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल और लिम्फोसाइट्स जैसी कई कोशिकाएं मिलेंगी। और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं। जी, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और हमारा चौथा और आखिरी प्रकार है तंत्रिका ऊतक। हाँ, इसका स्थान है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। और इसकी इकाई? इसकी इकाई है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, और इसका कार्य तो हम सब जानते हैं, पूरे शरीर को नियंत्रित करना। ठीक है, तो हमने चारों मुख्य ऊतकों को समझ लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये वन लाइनर्स बहुत काम के हैं। पहला, कंडरा टेंडन किसे जोड़ता है? कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मसल टू बोन। जी। और दूसरा, स्नायु लिगामेंट किसे जोड़ता है? स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। बोन टू बोन। जी। ठीक है। मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल्स कहाँ मिलती हैं? ये संयोजी ऊतक में मिलती हैं। और आखिरी सवाल, अस्थि बोन का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी है? वो है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये थी जंतु ऊतकों के बारे में एक विस्तृत जानकारी, जिसमें हमने उनके प्रकार, कार्य और स्थान को समझा। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बात ये है कि कोई भी एक छोटा सा काम करने के लिए, जैसे हाथ उठाकर एक कलम पकड़ना, इन सभी चारों प्रकार के ऊतकों, तंत्रिका, पेशीय, संयोजी और उपकला को एक साथ मिलकर कितने सटीक तरीके से काम करना पड़ता है। सही बात है। इस समन्वय के बिना जीवन। अगला चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है जीवधारियों का वर्गीकरण, और इसमें जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के तौर पर नाम दिया गया है कैरोलस लिनियस का। जी, एक स्वीडिश वैज्ञानिक। हाँ, और उनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे। बिल्कुल, यहीं से आप कह सकते हैं आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत हुई। तो वर्गीकरण के इतिहास में सबसे पहले आता है द्विजगत, मतलब टू किंगडम सिस्टम। हाँ, ये लिनियस ने ही दिया था। उन्होंने दुनिया के सभी जीवों को बस 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, वो 2 कौन से थे? एक था पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। बहुत सीधा साधा वर्गीकरण है। उस समय के हिसाब से ये क्रांतिकारी था। और उनका एक और बड़ा योगदान था जो यहाँ लिखा है, द्विनामा पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जैसे कि होमो सेपियंस। एकदम सही। इसमें 2 नाम हैं, होमो यानी वंश और सेपियंस यानी जाति। हाँ, इसे दिया अर्नेस्ट हैकल ने। हैकल उन्होंने क्या जोड़ा? पादप और जंतु तो पहले से थे। उन्होंने एक तीसरा किंगडम जोड़ा, प्रोटिस्टा, उन जीवों के लिए जो न तो पौधे थे न ही जानवर। अच्छा, और फिर आता है 4 जगत वर्गीकरण, 4 किंगडम। इसे दिया कोपलैंड ने। कोपलैंड। और उन्होंने मोनेरा को जोड़ा। बिल्कुल, उन्होंने देखा कि कुछ जीवों की कोशिकाएं बाकियों से बहुत अलग हैं, तो उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया, मोनेरा। और फिर आखिर में जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो है 5 जगत वर्गीकरण। हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर, ये आज भी सबसे ज्यादा मान्य है। इस लिस्ट में एक और नाम है, अरस्तु का। उनका वर्गीकरण कैसा था? ही वर्गीकरण हुआ। चलिए अब विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जरूर। तो पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा। हाँ, मोनेरा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें केंद्रक विहीन यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक, हाँ, मतलब कोशिका बहुत विकसित नहीं होती। सही, इसमें कोई व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता। इसके उदाहरण हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में वो जीव आते हैं जो हैं तो एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर, लेकिन उनकी कोशिका विकसित होती है। मतलब? इनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, विकसित केंद्रक वाली। एकदम सही, ये मोनेरा से ज्यादा एडवांस्ड हैं। और इसके उदाहरण हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। अच्छा, अब तीसरा किंगडम, कवक, फंगाई। कवक भी यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता मतलब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके उदाहरण तो बहुत आम है, जैसे मशरूम और पेनिसिलियम।
जी, जिससे पहली एंटीबायोटिक बनी थी। चौथा किंगडम है पादप यानी प्लांटे। ये तो हम सब जानते हैं। ये बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्युलर होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। हाँ, सभी हरे पेड़ पौधे इसी किंगडम में आते हैं। और पांचवा और आखिरी किंगडम है जंतु, एनिमेलिया। इसमें सभी बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जंतु आते हैं। मतलब हम सब भी इसी में हैं। जी हाँ। चलिए अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं, जो कोशिका के आधार पर एक तरह का सारांश या फ्लो चार्ट है। ये याद रखने में बहुत मदद करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो सबसे पहले हम कोशिकाओं को दो हिस्सों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक जो अल्पविकसित है और यूकेरियोटिक जो पूर्ण विकसित हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में तो बस एक ही जगत आता है, मोनेरा। हाँ, जैसे जीवाणु। अब आते हैं यूकैरियोटिक पर। इन्हें हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सही। तो जो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय हैं वो सब प्रोटिस्टा जगत में जाएंगे, जैसे अमीबा। बिल्कुल। अब बचे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। इनको हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के आधार पर बांटते हैं। हाँ, कि कोशिका भित्ति है या नहीं है। तो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती यानी कोशिका भित्ति रहित, वो सब जंतु हैं, एनिमेलिया। और जिनमें कोशिका भित्ति होती है उनको फिर से दो हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, इस आधार पर कि उनमें क्लोरोफिल है या नहीं है। तो जिनमें कोशिका भित्ति तो है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, वो हुए कवक, हाँ, फंगी। सही। और जिनमें कोशिका भित्ति भी है और क्लोरोफिल भी, वो है पादप, प्लांटे। और कोशिका भित्ति रहित वाले? कोशिका भित्ति रहित है जंतु, एनिमी। अगला चैप्टर है पादप जगत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विषय काफी बड़ा है, तो शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम पादप जगत को जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम से अलग कैसे करते हैं। हाँ, ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है। तो वैसा यूकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्युलर हो और जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो, उसे हम जंतु जगत में रखते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये तो हुई मूल परिभाषा। अब इसके वर्गीकरण के बारे में बताएं। पादप जगत को मोटे तौर पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है अपुष्पोद्भिद, जिसे हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और दूसरा है पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो आज हम किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? मेरा सुझाव है कि हम सबसे पहले अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगैम्स को विस्तार से समझते हैं। फेनेरोगैम्स को हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपुष्पोद्भिद से। नाम से तो ऐसा लगता है कि जिनमें पुष्प ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैम्स वे पौधे होते हैं जिनमें न तो फूल लगते हैं और न ही बीज बनते हैं। तो फिर ये प्रजनन कैसे करते हैं? इनका प्रजनन मुख्य रूप से बीजाणुओं मतलब स्पोर्स के माध्यम से होता है। अच्छा, और ये क्रिप्टोगैम्स कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें हम मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइटा के बारे में बताइए। ब्रायोफाइटा बहुत दिलचस्प हैं। इन्हें पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। उभयचर मतलब जैसे मेंढक, मतलब ये जमीन और पानी दोनों से जुड़े हैं। एकदम सही। यह रहते तो भूमि पर हैं, लेकिन इन्हें प्रजनन के लिए पानी की जरूरत होती है। और इनकी बनावट कैसी होती है? क्या इनमें जड़ें और तने होते हैं? नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें संवहनी ऊतक, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो नहीं होते। उदाहरण के तौर पर? इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं मॉस और लिवरवॉर्ट्स, जो अक्सर नमी वाली जगहों पर दिख जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, टेरिडोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा से कैसे अलग हैं? टेरिडोफाइटा को आप एक कदम आगे मान सकते हैं। ये सबसे विकसित अपुष्पी पौधे हैं। सबसे विकसित किस मामले में? इनमें जड़, तना और पत्तियां ये सब पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि इनमें संवहनी ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये पानी और भोजन को पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, यही वो क्षमता है जो इन्हें ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित बनाती है। इसके कुछ उदाहरण क्या होंगे? फर्न और मार्सिलिया इसके बहुत आम उदाहरण हैं। समझ गई। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, थैलोफाइटा। ये क्या होते हैं? थैलोफाइटा ये संरचना में सबसे सरल होते हैं। इन पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में बटा हुआ नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? इनका शरीर बस एक थैलस मतलब थैलस या सुकाए
के रूप में होता है। एक आप कह सकते हैं कि एक अविभाजित संरचना। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये मुख्य रूप से पानी में पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, एल्गी, एल्गी, स्पाइरोगायरा और कारा इसके अच्छे उदाहरण हैं। शैवाल, एल्गी, ये नाम तो बहुत सुना है। तो इसका मतलब शैवाल थैलोफाइटा समूह में आते हैं। हाँ बिल्कुल। और थैलोथाइटा की कुछ और भी खासियतें हैं, जैसे कि ये पादप जगत का सबसे कम विकसित, मतलब सबसे सरल संघ है। जैसा हमने कहा, जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं होता। और इनके शरीर को थैलस कहते हैं, ये तो आपने बताया। जी, और क्योंकि ये अपुष्पोद्विद हैं, तो ये तो साफ है कि इनमें फूल नहीं बनेंगे, फल नहीं बनेंगे और बीज भी नहीं बनेंगे। एकदम सही। और एक और बात, ज्यादातर थैलोफाइटा जलवासी मतलब एक्वाटिक होते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात हैरान करती है, इतने सरल होने के बावजूद क्या ये महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। बल्कि ये पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा? ये कैसे हो सकता है? प्रजातियों की संख्या और बायोमास के हिसाब से इनकी सरलता ही इनकी ताकत है। ये लगभग कहीं भी पनप सकते हैं। चलिए अब शैवाल यानी एल्गे पर और गहराई से बात करते हैं। इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और इनके सामान्य लक्षण क्या है? मतलब क्या चीज इन्हें पौधा बनाती है? देखिए, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पौधों का एक मुख्य लक्षण है। और पोषण? इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। और ये भोजन जमा किस रूप में करते हैं? ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, ठीक दूसरे बड़े पौधों की तरह। और पर्यावरण के लिए भी इनका कुछ योगदान है। हाँ, बहुत बड़ा। ये काफी मात्रा में O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमारे वायुमंडल की ज्यादातर ऑक्सीजन इन्हीं की देन है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब कुछ प्रमुख शैवालों और उनके उपयोगों के बारे में जानते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं नील हरित शैवाल से, ब्लू ग्रीन एल्जी। इनके बारे में क्या खास है? ये सबसे प्राचीनतम शैवाल माने जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया इसका एक उदाहरण है। इन्होंने ही अरबों साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाना शुरू किया था। वाह! और सबसे छोटे शैवाल के बारे में क्या? सबसे छोटा शैवाल है एसेटेबुलेरिया। ये एक कोशिकीय होता है। एसेटेबुलेरिया, इससे जुड़ा कोई और रोचक तथ्य? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण खोज। इसी शैवाल में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। अच्छा, और अगर सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा शैवाल भी होगा? जी हाँ, वह है मैक्रोसिस्टस। ये इतना बड़ा होता है कि इसे दैत्याकार समुद्री घास कहते हैं। और इसका कोई उपयोग भी है? ये पोटैश का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने में होता है। ठीक है। एक और नाम जो अक्सर सुनने में आता है, क्लोरेला। हाँ, क्लोरेला बहुत खास है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसकी खोज इसी पर हुई थी। और मैंने सुना है कि अंतरिक्ष यात्री भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अंतरिक्ष यात्री से अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये O2 देता है और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। एक तरह से ये भोजन और ऑक्सीजन दोनों का काम करता है। ये तो कमाल है। क्या शैवाल से हमें और भी कुछ मिलता है? हाँ, लैमिनेरिया नाम का एक शैवाल है, जिससे हमें आयोडीन मिलता है। जो टिंचर आयोडीन बनता है वो इसी से। और इसका कोई और उपयोग? इसे पशु चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और खाने के लिए क्या कोई शैवाल है जिसे इंसान खाते हैं? हाँ, अल्वा नाम का शैवाल, इसे समुद्री सलाद कहते हैं और इसे खाया जाता है। चलिए अब कुछ और मजेदार वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं शैवाल के बारे में। ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? आपने एसेटेबुलेरिया बताया था, पर क्या कोई और भी है? हाँ, एक कोशिकीय शैवाल में सबसे छोटा क्लैमाइडोमोनास को भी माना जाता है, और एक कोशिकीय में सबसे बड़ा एसिटेबुलेरिया ही है। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ शैवाल जानवरों के ऊपर भी उगते हैं। जी, कछुए के शरीर पर उगने वाले शैवाल को प्रोटोडर्मा कहते हैं। और घोंघा मतलब स्नेल के शरीर पर? उसके शरीर पर उगने वाले शैवाल का नाम है क्लैडोफोरा। ये उन्हें छिपने में मदद करता है। एक और बहुत प्रसिद्ध सवाल है, लाल सागर का पानी लाल क्यों है? इसका कारण भी एक शैवाल ही है। ट्राइकोडेस्मियम नाम का शैवाल जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो पानी का रंग लाल दिखने लगता है। और सारगैसो सागर, उसकी कहानी तो और भी अनोखी है। एक ऐसा सागर जिसका कोई तट ही नहीं है। हाँ, ये उत्तरी अटलांटिक में है। इसका कोई तट नहीं है क्योंकि इसकी सीमाएं समुद्री धाराओं से बनती हैं, और इसका नाम सारगैसम शैवाल के कारण पड़ा, जो इसकी सतह पर तैरता रहता है। तो अंत में अगर हम खाने वाले शैवालों की एक लिस्ट बनाएं तो कौन कौन से नाम आएंगे? उसमें आएंगे अल्वा, लेमिनेरिया, नोस्टॉक, सारगैसम और क्लोरेला। ये कुछ प्रमुख खाने योग्य शैवाल हैं। तो
आज हमने पादप जगत के सबसे सरल लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से शैवाल के बारे में जाना। बिल्कुल, ये न केवल पृथ्वी पर ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं, बल्कि भविष्य में जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पादप जगत, उसके वर्गीकरण और शैवाल की दुनिया में गोता लगाया था। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम उन जीवों की बात करेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं या जिन्हें हम ठीक से समझ नहीं पाते। तो चलिए आज मिले इन नोट्स की गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले है कवक यानी फंजाई। इन नोट्स के अनुसार इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और पहली लाइन में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये तो वही पदार्थ है जो कीड़ों के बाहरी कंकाल में पाया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कवक का रिश्ता पौधों से ज्यादा जानवरों से? ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। सच तो यह है कि जेनेटिक तौर पर कवक पौधों की तुलना में जानवरों के ज्यादा करीब हैं। ये काइटिन की मौजूदगी इसी बात का एक बड़ा सबूत है। यही वजह है कि इन्हें पौधों के किंगडम से निकालकर एक बिल्कुल अलग अपना किंगडम दिया गया है, किंगडम फंजाई। ये ना तो पौधे हैं ना ही जानवर। अच्छा, तो ये अपनी एक अलग ही दुनिया है। और नोट्स में आगे लिखा है कि इनमें फ्लोएम और जाइलम जैसे संवहनी ऊतक नहीं होते। मतलब इनमें पानी और भोजन को ऊपर नीचे ले जाने के लिए कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी है अगली बात, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। यानी ये धूप में अपना भोजन नहीं बना सकते, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। और अगर कोई जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकता तो इसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहेगा, जिसे हम परपोषित कहते हैं, या फिर वो मरी हुई चीजों को खाकर गुजारा करेगा, जिसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। कवक ये दोनों ही काम करते हैं। तो एक तरह से ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी और रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है, जो गिरी हुई पत्तियों, मरे हुए जानवरों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। वे प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण अपघटक हैं और जो ऊर्जा वे इससे हासिल करते हैं उसे वे ग्लाइकोजन और वसा के रूप में जमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान करते हैं। हाँ, पौधे तो इसे स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। ये एक और बड़ा अंतर हो गया। इसके कुछ सबसे आम उदाहरण हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। मशरूम और ब्रेड पर लगने वाली फफूंद, जिससे पेनिसिलियम बनती है। जी, पेनिसिलियम जैसी एंटीबायोटिक। यानी कवक जीवन बचाने का काम भी करते हैं और सड़ी गली चीजों को साफ भी। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है ना? इन नोट्स में बीमारियों का भी जिक्र है। हाँ, अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम कवक के प्रभाव को देखते हैं, खासकर बीमारियों के संदर्भ में। क्योंकि जो प्रक्रियाएं कवक को एक बेहतरीन अपघटक बनाती हैं, वही उन्हें एक प्रभावी परजीवी भी बनाती हैं। यहाँ एक याद रखने वाली ट्रिक भी दी गई है, ए दाद खाग। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ए से एथलीट फुट, ये तो काफी आम समस्या है। सही कहा, ये नम और गर्म माहौल में पनपता है। फिर आता है दाद, मतलब रिंगवॉर्म। इसका नाम थोड़ा भ्रामक है क्योंकि इसका किसी कीड़े से कोई लेना देना नहीं है। या त्वचा पर होने वाला एक क्लासिक फंगल इन्फेक्शन है। नोट्स में बताया भी गया है कि ये ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम कवक से होता है। अगला है द से दमा, एस्थमा। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। एक फंगस दमे का कारण कैसे बन सकता है? देखिए, कुछ कवक जैसे एस्परजिलस हवा में बहुत छोटे छोटे बीजाणु, मतलब स्पोर्स छोड़ते हैं। जब संवेदनशील लोग इन बीजाणुओं में सांस लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। इससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और दमे का अटैक पड़ सकता है। अच्छा, तो ये सीधे इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक तरह की एलर्जी है। बिल्कुल, समझ गई। फिर खा से खाज या खुजली और ग से गंजापन। गंजेपन का कारण भी फंगस हो सकता है। हाँ, कुछ फंगल इन्फेक्शन सीधे सिर की त्वचा पर असर करते हैं। वे बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये बीमारियां दिखाती हैं कि कवक हमारे शरीर पर भी पनप सकते हैं। और सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, इन स्रोतों के अनुसार तो ये पौधों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा। इंसानी बीमारियों से कहीं ज्यादा बड़ा आर्थिक नुकसान फंगस की वजह से खेती में होता है। स्रोतों में कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मक्का में होने वाला टिक्का रोग या गन्ने में लाल सड़न रोग।
हाँ, ये लाल सड़न रोग तो शायद कई लोगों में देखा होगा। कभी कभी गन्ना खाते हुए अंदर से एक लाल धारी दिखती है। वो इसी फंगस का काम है। वो गन्ने की सारी मिठास को अल्कोहल में बदल देता है। इसी तरह धान और आलू में अंगमारी रोग लगता है, जो रातों रात पूरी फसल तबाह कर सकता है। और गेहूं और सरसों में किट्टू या रस्ट रोग, जिसमें पत्तियों पर ऐसा लगता है जैसे जंग लग गई हो। ये सभी बीमारियां तो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। निश्चित रूप से। तो कवक को बीमारियों से जोड़कर देखना आसान है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इन नोट्स के मुताबिक कवक की सबसे बड़ी ताकत उसकी साझेदारी करने की क्षमता में है, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है लाइकेन। बिल्कुल। कवक के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, और लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि लाइकेन असल में कोई एक जीव है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? नोट्स में से सहचर्य या दोस्ती कहा गया है। ये एक आदर्श सिम्बायोटिक रिश्ता है, एक साझेदारी। इसमें दो जीव एक साथ मिलकर रहते हैं, एक कवक और एक शैवाल। ज्यादातर मामलों में कवक एस्कोमाइसिटीज वर्ग का होता है और शैवाल एक साइनोबैक्टीरिया। कवक एक घर बनाता है, एक ढांचा जो शैवाल को सुरक्षा देता है, नमी सोख कर रखता है। बदले में शैवाल, जिसके पास क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण करके दोनों के लिए भोजन बनाता है। वाह! तो एक ने घर दिया और दूसरे ने खाना बनाया। ये तो एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। और इसी वजह से लाइकेन ऐसी जगहों पर भी उग सकते हैं जहां अकेले न तो कवक जिंदा रह पाता, न ही शैवाल। एकदम सही, जैसे कि खाली चट्टानों पर या पेड़ की छाल पर। और इसी खूबी की वजह से उनका पर्यावरणीय महत्व बहुत बड़ा है। ये वायु प्रदूषण, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर किसी शहर के पेड़ों पर बहुत सारे लाइकेन दिख रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि वहां की हवा काफी साफ है। हाँ, ये हवा की अच्छी गुणवत्ता का एक प्राकृतिक पैमाना है। लेकिन इसका एक और बहुत ही दिलचस्प उपयोग है जो हम सब ने स्कूल में देखा है, लिटमस पत्र। हाँ, नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है और लाल वाला क्षार में नीला। वो लिटमस पत्र रोसेला नाम के लाइकेन से ही बनाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? तो स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जो लिटमस पेपर हम इस्तेमाल करते थे वो असल में एक जीव से बना था। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। ये तो कमाल की जानकारी है। नोट्स में इनके प्रकार भी बताए गए हैं, पेड़ की छाल पर उगने वाले कॉर्टिकोल्स और चट्टानों पर उगने वाले सेक्सिकोल्स। ठीक है, तो हमने कवक की छिपी हुई दुनिया देखी जो विनाश भी कर सकती है और शैवाल के साथ मिलकर लाइकेन जैसी अनोखी दोस्ती भी निभा सकती है। अब उस दुनिया में चलते हैं जो हमें हर रोज दिखती है, बीज बनाने वाले पौधों की विशाल दुनिया, जिन्हें पुष्पोद्भिद कहते हैं। ये पादप जगत का सबसे विकसित समूह है। परिभाषा के अनुसार ये वे पौधे हैं जिनमें पूर्ण विकसित जनन अंग पाए जाते हैं और जो प्रजनन के बाद बीज उत्पन्न करते हैं। इस बड़े समूह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, अगर शब्द को तोड़ें तो अनावृत मतलब बिना ढका हुआ और बीजी मतलब बीज वाला। तो इनके बीज नग्न होते हैं, यानी किसी फल के अंदर बंद नहीं होते। जैसे चीड़ के पेड़ पर जो कोन्स लगे होते हैं उनके अंदर बीज खुले में ही रहते हैं। बिल्कुल, इनमें फूल की जगह यही शंकु पाए जाते हैं। ये बहुत पुराने पौधे हैं, डायनासोर के जमाने के। ये आमतौर पर लंबे, लकड़ी वाले और बहुवर्षीय होते हैं जो पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में खूब पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चीड़, साइकस, देवदार और सिकोया। सिकोया तो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे विशाल पेड़ों में से एक है जी, जो हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। तो अगर एक समूह नग्न बीज वाला है तो दूसरा इसका विपरीत होगा। ये हमें एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पर लाता है। ये हमारे आसपास दिखने वाले ज्यादातर पौधे हैं, आम, गुलाब, गेहूं। ये वास्तविक पुष्पीय पौधे हैं और इनके बीज हमेशा एक फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा विकासवादी कदम था। फल बीजों को सुरक्षा देता है और उनके फैलाव में भी मदद करता है। यही वजह है कि आज धरती पर एंजियोस्पर्म का ही बोलबाला है। लेकिन ये समूह इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे दो और उपसमूहों में बांटा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। चलिए पहले एक बीजपत्री मतलब मोनोकॉट को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है और इनकी पहचान का एक और आसान तरीका है इनकी पत्तियां। इनकी पत्तियों में नसें सीधी
और समानांतर होती हैं, जिसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जैसे केले या गेहूं के पत्ते में होता है। नोट्स में इनके कुछ प्रमुख कुल दिए गए हैं, जैसे लिलिएसी कुल जिसमें लहसुन और प्याज आते हैं, या पाल्मी कुल जिसमें ताड़, खजूर और नारियल जैसे पेड़ शामिल हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कुलों में से एक है ग्रामिनेसी। ग्रामिनेसी, अरे इसमें तो सारे अनाज आ गए, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना और यहाँ तक कि बांस भी। और ये ग्रामिनेसी कुल कितना दिलचस्प है। सोचिए, दुनिया की ज्यादातर आबादी का मुख्य भोजन चावल, गेहूं, मक्का सिर्फ इसी एक परिवार से आता है। इंसानी सभ्यता का विकास इस एक कुल के पौधों पर कितना ज्यादा निर्भर रहा है। और म्यूजेसी कुल का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण केला है। और इसके ठीक विपरीत द्विबीजपत्री मतलब डाइकॉट पौधों के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, जैसे चना या राजमा, जिन्हें भिगोने पर वे आसानी से 2 दालों में टूट जाते हैं। और इनकी पत्तियों की नसें एक जाले की तरह फैली होती हैं, जैसे आम या पीपल के पत्ते में। इसे ही रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और इसके कुल और उदाहरण भी हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे मालवेसी कुल जिसमें कपास आता है, और भिंडी और गुड़हल भी। एक और मजेदार कुल है कुकुरबिटेसी। इसमें तो बेल पर लगने वाली लगभग सारी सब्जियां हैं, तरबूज, खीरा, कद्दू, करेला। ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर आता है सोलेनेसी कुल, जिसे अक्सर आलू परिवार भी कहा जाता है। इसमें आलू, मिर्च, बैगन और टमाटर जैसी सब्जियां आती हैं। सोचिए, आलू और टमाटर के बिना हमारा खाना कैसा होता। और क्रूसिफरी कुल में मूली, शलजम और सरसों है। और अंत में रोजेसी कुल, जिसमें सेब, बादाम और गुलाब आते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने एक शानदार यात्रा की। हमने कवक की अनदेखी दुनिया को समझा, जो बीमारी भी फैलाता है और शैवाल के साथ मिलकर लाइकेन जैसा अद्भुत सहजीवन भी बनाता है। फिर हम बीज वाले पौधों के विशाल जगत में आए और देखा कि उन्हें इस आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है कि वो अपने बीजों की रक्षा कैसे करते हैं और उनकी पत्तियों की बनावट कैसी है। हमने देखा कि कैसे पौधों का वर्गीकरण उनकी बाहरी विशेषताओं जैसे बीज या पत्तियों पर आधारित है। ये बहुत उपयोगी है। लेकिन कवक, जिनमें ये विशेषताएं नहीं होती, हर पारिस्थितिकी तंत्र में एक समान रूप से जटिल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अक्सर अदृश्य रहती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस दृश्य दुनिया को हम इतनी सफाई से वर्गीकरण करते हैं, उसे सहारा देने वाली कितनी विशाल छिपी हुई जैविक प्रक्रियाएं हर पल चल रही हैं, लाइकेन की तरह। और कितनी महत्वपूर्ण साझेदारियां हमारे चारों ओर हमारी नजरों से ओझल हो रही होंगी, जिनके बिना शायद ये दृश्य दुनिया मौजूद ही ना होती। अगला चैप्टर है जंतु जगत। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा धैर्य से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जंतु जगत का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें इस वर्गीकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब क्यों हम चीजों को इतना जटिल बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहली नजर में तो लगता है कि हम जानवरों को इनके नाम से जानते ही हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब स्थानीय नामों की बात होती है। बिल्कुल, जैसे हमारे नोट्स में गौरैया का उदाहरण है। हम यहाँ उसे गौरैया कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे हाउस पैरो कहेंगे। किसी और देश में कुछ और ही नाम होगा। सही कहा। अब सोचिए, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक एक ही चिड़िया पर काम कर रहे हों तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक कॉमन नाम, एक वैज्ञानिक नाम बनाया गया। जी, गौरैया के लिए वो नाम है पासर डोमेस्टिकस। अब ये नाम पूरी दुनिया में एक ही रहेगा। आप कहीं भी हों, पासर डोमेस्टिकस का मतलब हमेशा वही एक चिड़िया होगा। इससे वैज्ञानिकों के बीच संवाद में कोई भ्रम नहीं रहता। और एक और बड़ी समस्या है भ्रामक नामों की। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। जैसे जेलीफिश और स्टारफिश, मतलब नाम सुनकर तो कोई भी सोचेगा कि ये मछलियां हैं, जबकि असल में उनका मछली से मतलब फिश से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनकी शारीरिक बनावट सब कुछ अलग है। तो वैज्ञानिक नामकरण इस गलती को भी सुधारता है। बिल्कुल, ये उन्हें उनके सही जैविक समूह में रखता है। ये सिर्फ नाम देना नहीं है, ये एक तरह से किसी जीव का सही पता बताना है। अच्छा, तो अब जब ये तय हो गया कि हमें वर्गीकरण चाहिए, तो ये सिस्टम ये काम कैसे करता है, मतलब इसका ढांचा क्या है? देखिए, ये एक पदानुक्रम मतलब हायरार्की पर आधारित है। इसमें सबसे बड़ा जो समूह है वो है जगत, यानी किंगडम, एनिमल किंगडम या जंतु जगत। जी। और किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो इस पदानुक्रम के सबसे निचले 2 स्तरों से मिलकर बनता है। वंश यानी जीनस और जाति
यानी स्पीशीज। एकदम सही। तो पूरा क्रम कुछ इस तरह है। सबसे ऊपर जगत यानी किंगडम, फिर उपजगत फाइलम, फिर वर्ग क्लास, फिर कुल फैमिली, फिर वंश जीनस, और आखिर में जाति यानी स्पीशीज। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम यानी मनुष्य, हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। हाँ, तो यहाँ होमो हमारा वंश हुआ और सेपियंस हमारी जाति। और ये नाम लीनियस ने दिया था। जी हाँ, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पितामह भी कहा जाता है। एक और उदाहरण है बाघ का, पैंथेरा टाइग्रिस। तो यहाँ पैंथेरा वंश है और टाइग्रिस जाति। और इसमें एक जरूरी बात ये भी है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी और सबसे बुनियादी इकाई जाति यानी स्पीशीज ही है। बिल्कुल। और इस पूरे जंतु जगत का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से उनकी शारीरिक संरचना, कोशिकाओं के संगठन और उनके प्रजनन के तरीकों के आधार पर किया गया है। तो अगर हम सबसे बुनियादी स्तर पर देखें तो जंतु जगत का पहला बड़ा विभाजन कैसे होता है? सबसे पहला विभाजन होता है कोशिका के स्तर पर। मतलब जीव एक कोशिका से बना है या बहुत सारी कोशिकाओं से। अच्छा, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जी। एक कोशिकीय जीवों को हम कहते हैं प्रोटोजोआ यानी यूनिसेल्यूलर। और बहुकोशिकीय जीव मतलब हम सब, जी। वो हुए मेटाजोआ, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मेटाजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के बारे में क्या खास बातें? हाँ, माना जाता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले आए। ये जीवन के अग्रदूत थे और ये ज्यादातर जलीय जीव हैं, मतलब पानी में रहते हैं। और प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? यह शब्द गोल्डफस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसके कुछ जाने माने उदाहरण हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। जी, तो चलिए अब इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं। शुरुआत अमीबा से करते हैं। स्कूल में इसके बारे में बहुत पढ़ा है। अमीबा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। ये अपना आकार लगातार बदलता रहता है। और इसके शरीर के चारों ओर एक झिल्ली होती है, प्लाज्मालेमा। हाँ, और ये चलता कैसे है? इसकी बाहरी सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद कहते हैं, सूडोपोडिया। बिल्कुल, जिसका मतलब होता है नकली पैर। इसी की मदद से ये चलता भी है और अपना भोजन भी ग्रहण करता है। मतलब भोजन ग्रहण करने और उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होता इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाचन इसकी राजधानी या कहिए रिक्तिका मतलब वैक्यूल में होता है। और इसका जनन? वो भी बहुत सरल है। अलैंगिक जनन होता है, जिसे द्विविखंडन कहते हैं। मतलब ये बस बीच से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अमीबा। अब आते हैं पैरामीशियम पर। ये अमीबा से कैसे अलग है? पैरामीशियम अमीबा से ज्यादा विकसित है। इसका आकार चप्पल के तलवे यानी सोल जैसा होता है। अच्छा। जी, और ये तालाब और पोखरों में पाया जाता है, खासकर जहां पानी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा हों। और इसके चलने का तरीका भी अलग होगा? हाँ, इसके पास प्रचलन के लिए एक खास अंग है, सीलिया। आप सोचिए कि इसके पूरे शरीर पर हजारों छोटे छोटे बाल जैसे रेशे हैं जो एक साथ हरकत करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। वाह। अब तीसरे जीव पर आते हैं, यूग्लिना। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत खास है। यूग्लिना वाकई में बहुत खास है। ये तालाब के साफ पानी में पाया जाता है। और इसका प्रचलन अंग? इसका प्रचलन अंग है फ्लैजिला, एक लंबी पूंछ जैसी रचना जिसे ये चाबुक की तरह इस्तेमाल करके तैरता है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके भोजन बनाने का तरीका है ना? बिल्कुल, ये प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बनाता है। एक जंतु होकर ये तो पौधों का काम है। यही तो इसकी खासियत है। इसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन अगर इसे अंधेरे में रख दें तो ये दूसरे छोटे जीवों का शिकार भी करने लगता है। कमाल है। मतलब ये पौधा भी है और जंतु भी। इसीलिए इसे पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी यानी लिंक माना जाता है। ये तो सच में अद्भुत है। चलिए अब हमारे आखिरी और शायद सबसे बदनाम प्रोटोजोआ पर आते हैं, प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम एक रोगजनक परजीवी है, पैथोजेनिक पैरासाइट। मतलब ये दूसरे जीवों में रहकर बीमारी फैलाता है। और वो बीमारी है मलेरिया। जी, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के संक्रमण से ही होता है। और इसे एक जगह से दूसरी जगह तक कौन पहुंचाता है? इसकी वाहक होती है मादा एनाफिलीज मच्छर। अच्छा, तो मच्छर इस बीमारी को फैलाता है। सही कहा। और इसका जीवन चक्र भी बहुत जटिल होता है। इसे द्विपोषिदीय यानी डाइजेनेटिक कहते हैं। द्विपोषिदीय? इसका क्या मतलब हुआ? द्वि मतलब दो और पोषिदीय मतलब पोषक या होस्ट।
इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 अलग-अलग जीवों की जरूरत पड़ती है। और वो 2 जीव कौन है? इसका प्राथमिक पोषक यानी प्राइमरी होस्ट है मनुष्य, और द्वितीयक पोषक? वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। मतलब ये अपना आधा जीवन इंसान के शरीर में और आधा मच्छर के शरीर में पूरा करता है। ये तो बहुत ही चालाकी भरा सिस्टम है। हम लोगों ने प्रोटोजोआ को गहराई से पढ़ लिया, वो जीव जो बस एक कोशिका के बने थे। अब बारी है मेटाजोआ की, यानी हम और आप जैसे बहुकोशिकीय जीवों की दुनिया में गोता लगाने की। बिल्कुल। उस पहले पायदान पर चलते हैं जहां जीवन ने पहली बार एक से ज्यादा कोशिका में रहना सीखा। चलिए। तो इस सफर की शुरुआत सबसे पहले और सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव से करते हैं। इनका नाम है पोरीफेरा, और इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा राज छिपा है। पूरी पहचान है। इनकी सबसे बुनियादी बात यह है कि ये सिर्फ कोशिकाओं का एक झुंड है। इन्होंने अभी तक मिलकर ऊतक या टिश्यू बनाने की टीम नहीं बनाई है। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये बस बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो एक साथ चिपकी हुई हैं, लेकिन उनमें कोई तालमेल नहीं है, जैसे एक भीड़ सेना नहीं। आप इसे ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं। उनमें थोड़ा बहुत काम बटा हुआ है, लेकिन वे एक संगठित ऊतक के तौर पर काम नहीं करते। अच्छा। इसी से जुड़ी एक और तकनीकी बात है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं तो इनके शरीर में सिर्फ 2 मुख्य परतें होती हैं। और इनकी बनावट के बारे में क्या? हमारे नोट्स कहते हैं कि ये असममित यानी एसिमेट्रिक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इनकी कोई तय बॉडी शेप नहीं होती। आप इन्हें किसी भी कोण से 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। मतलब एक बेतरतीब पिंड की तरह। हाँ बिल्कुल। कोई सिर नहीं, कोई पूंछ नहीं, कोई दायां बायां नहीं। साथ ही इनमें सिलोम यानी शरीर के अंदर कोई गुहा और नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ के हड्डी का शुरुआती रूप, ये दोनों ही नहीं पाए जाते। ये बहुत ही बुनियादी डिजाइन है। ठीक है, तो ये छिद्रों वाले बेतरतीब आकार के कोशिकाओं के झुंड है। अब इनके उन छिद्रों पर वापस आते हैं जो इन्हें इनका नाम देते हैं। ये काम कैसे करते हैं? यही इनकी सबसे शानदार चीज है। इनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे अनगिनत छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्ट्रिया। पानी इन्हीं ऑस्टिया से अंदर आता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा छेद होता है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, जहां से पानी बाहर निकल जाता है। ये एक जीता जागता फिल्टर सिस्टम है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर हुआ। पानी अंदर आता है, ये उसमें से खाना और ऑक्सीजन। बिल्कुल। हाँ, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और बचा हुआ पानी बाहर फेंक देते हैं। कमाल है। और इनकी जीवन शैली भी बहुत अनोखी है। ये पूरी जिंदगी एक ही जगह किसी चट्टान से चिपके रहते हैं। इनमें चलने फिरने की कोई क्षमता नहीं होती, जिसे वैज्ञानिक भाषा में अगतिशील कहते हैं। इसीलिए तो इन्हें जंतु जगत का स्पंज भी कहा जाता है। ये समुद्र के वो जीव हैं जो बस एक जगह रहकर इंतजार करते हैं कि लहरें उनका भोजन उन तक ले आएं। इनके कुछ उदाहरण भी बड़े दिलचस्प हैं। एक नाम जो बार बार आता है वो है साइकोन। ये शायद बहुत जरूरी है। बिल्कुल। साइकिन एक पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है, लेकिन कुछ और भी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति से जुड़े हैं, जैसे यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया। जी, इसे आमतौर पर बाथ स्पंज कहा जाता है। पुराने जमाने में लोग नहाने के लिए इन्हीं सूखे हुए समुद्री जीवों का इस्तेमाल करते थे। ये लाल सागर में खास तौर पर पाया जाता है। अच्छा, और एक और नाम है यूप्लेक्टिला, जिसके बारे में एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है। जापान में इसे शादी में तोहफे के तौर पर दिया जाता है। एक स्पंज शादी के तोहफे में, क्यों भला? इसकी वजह इसकी बनावट है। यूप्लेक्टिला का कंकाल शीशे की तरह दिखने वाले सिलिका के रेशों से बना एक खूबसूरत जालीनुमा ढांचा होता है। अक्सर इस ढांचे के अंदर श्रिम्प या झींगे का एक जोड़ा बचपन में घुस जाता है और फिर बड़ा होकर उसी में फंस जाता है। वे अपनी पूरी जिंदगी उसी जाली के अंदर साथ गुजारते हैं। वाह। यह मरते दम तक साथ रहने का प्रतीक बन जाता है, इसीलिए इसे शादी में एक शुभ तोहफा माना जाता है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। तो पोरीफेरा एक जगह स्थिर रहकर पानी से अपना भोजन छानने वाला एक सफल डिजाइन है। लेकिन प्रकृति कभी एक डिजाइन पर रुकती नहीं। अगला कदम क्या था? अगला कदम विकास की कहानी में एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा। हम बात कर रहे हैं सिलेंटेरा की, जिसका दूसरा नाम निडेरिया भी है। और ये पोरीफेरा से कितने अलग हैं? देखिए, सबसे पहला और बड़ा बदलाव है संगठन के स्तर पर। यहाँ कोशिकाएं अब सिर्फ भीड़ नहीं है, उन्होंने मिलकर ऊतक या टिश्यू बना लिए हैं। तो अब कोशिकाओं ने टीम बनाकर काम करना सीख लिया है, जैसे शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए हों। एकदम सही।
अब यहाँ पाचन के लिए अलग ऊतक हैं, महसूस करने के लिए अलग, और इसी संगठन का असर इनकी शारीरिक बनावट पर भी दिखता है। कैसे? पॉरीफेरा की तरह ये बेतरतीब नहीं होते। इनमें त्रिज्यीय सममिति या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पिज्जा या केक। आप उसे केंद्र से किसी भी तरफ से काटें, आपको हमेशा 2 बराबर हिस्से मिलेंगे। सीलेंट्रेटा का बॉडी प्लान भी ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इनका एक केंद्रीय मुंह होता है और शरीर उसके चारों ओर समान रूप से फैला होता है? बिल्कुल। यह डिजाइन उन जीवों के लिए बहुत फायदेमंद है जो ज्यादातर एक जगह रहते हैं, क्योंकि वे किसी भी दिशा से आने वाले भोजन या खतरे पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने शिकार की बात की थी। एक साधारण से दिखने वाले जीव में शिकार करने के लिए क्या खास होता है? यहीं पर शायद इनकी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है, वो दंश कोशिका। यही इनका सुपर पावर है। इनके मुंह के चारों ओर जो रेशे या टेंटिकल्स होते हैं, वे इन सिनिडोब्लास्ट नाम की लाखों छोटी छोटी कोशिकाओं से भरे होते हैं। लाखों? हाँ, लाखों। हर कोशिका के अंदर एक स्प्रिंग की तरह लिपटा हुआ जहरीला धागा या हार्पून होता है। जैसे ही कोई शिकार इनके टेंटिकल्स को छूता है, ये लाखों हार्पून एक साथ फायर होते हैं और शिकार को पंगु बना देते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हथियार जैसा लग रहा है। तो ये पोरीफेरा के निष्क्रिय फिल्टर फीडिंग से बहुत आगे निकल गए हैं। बहुत आगे। ये अब सक्रिय शिकारी हैं। लेकिन शिकार को महसूस करने और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए एक नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। क्या इनके पास वो है? यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। इनके पास तंत्रिका तंत्र तो होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। नर्वस सिस्टम तो है लेकिन दिमाग नहीं। ये कैसे काम करता है? बिना सेंट्रल कमांड के कोई सिस्टम एक्शन कैसे ले सकता है? ये विकेंद्रीकृत प्रणाली का एक अद्भुत उदाहरण है। पूरे शरीर में नसों का एक जाल बिछा होता है, जिसे नर्व नेट कहते हैं। नर्व नेट? शरीर के किसी भी हिस्से में कोई उत्तेजना होती है तो संदेश पूरे नेट में फैल जाता है और पूरा शरीर एक साथ प्रतिक्रिया करता है। कोई सोचने समझने की प्रक्रिया नहीं, बस एक सीधी प्रतिक्रिया। वाह, इनके उदाहरण तो और भी जाने पहचाने हैं। जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा या कोरल। यहाँ एक जरूरी बात लिखी है कि जेलीफिश के नाम में फिश जरूर है, पर यह मछली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। जेलीफिश एक सीलेंट्रेटा है और कोरल यानी मूंगा तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे? ये छोटे छोटे जीव कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाते हैं। जब लाखों करोड़ों कोरल एक साथ रहते और मरते हैं तो उनके कंकाल जमा होकर विशाल चट्टानें बना देते हैं, जिन्हें हम कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। बिल्कुल, ग्रेट बैरियर रीफ जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, और हमारा लक्षद्वीप इन्हीं नन्हे जीवों की देन है। ये समुद्र के इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो ये छोटे छोटे जीव असल में दुनिया के सबसे बड़े ढांचे बना सकते हैं। हाँ। अब इन उदाहरणों में से एक पर हमारे नोट्स में कुछ और भी खास लिखा है, हाइड्रा। हाँ, हाइड्रा। और यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। इसमें लिखा है अमर तत्व का गुण। क्या इसका वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ कि ये जीव कभी मरता नहीं? हाँ, इसका मतलब लगभग वही है। हाइड्रा में जैविक अमरतत्व पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता या वो बीमार नहीं हो सकता। तो फिर? लेकिन वो प्राकृतिक रूप से बूढ़ा होकर नहीं मरता। उसके शरीर में स्टेम कोशिकाओं की इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि वो लगातार अपने पुराने सेल्स को नए सेल से बदलता रहता है। मतलब सैद्धांतिक रूप से अगर उसे कोई बाहरी नुकसान ना पहुंचे तो वो हमेशा जीवित रह सकता है। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। एक जीव जो उम्र को ही मात दे दे। और हाइड्रा के बारे में दूसरी बात वही है जिसकी हमने चर्चा की, बिना मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र का होना। ये छोटा सा जीव हमें जीव विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। हाइड्रा हमें दिखाता है कि जीवन के सबसे सरल रूपों में भी कितनी जटिल और आश्चर्यजनक क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। यहाँ हमें पुनर्जनन, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और तंत्रिका तंत्र के विकास के बारे में बुनियादी सबक देता है। अब बारी है प्लैटीहेल्मिन्थेसिस की, जो मेटाजोआ के 9 संघों में से तीसरा संघ है। हम सिर्फ क्या पढ़नी बल्कि क्यों और कैसे पर भी ध्यान देंगे। मतलब एक संघ दूसरे से बेहतर कैसे बना और इस बदलाव का क्या मतलब था। बहुत बढ़िया। तो चलिए विकास की इस कहानी में
पहला अध्याय शुरू करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज से, जिन्हें आम भाषा में चपटे कृमि या फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। बिल्कुल। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये एकदम चपटे होते हैं, किसी रिबन की तरह। और नोट्स कहते हैं कि ये ज्यादातर परजीवी होते हैं, मतलब दूसरों के शरीर में रहकर अपना गुजारा करते हैं। हाँ, और परजीवी होने की एक वजह इनकी शारीरिक बनावट है, जो काफी मौलिक या कहें तो प्रिमिटिव है। नोट्स में एक शब्द है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका सरल मतलब है कि इनके भ्रूण में 3 परतें होती हैं जिनसे शरीर के अंग बनते हैं। ये एक एडवांस फीचर है, लेकिन इसके बावजूद इनकी बॉडी में कोई कैविटी या गुहा नहीं होती। इसीलिए इन्हें एसिलोमेट कहते हैं। एक मिनट, एसिलोमेट? जी। यानी कोई अंदरूनी गुहा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इससे जीव पर क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि इनका शरीर एक भरी हुई बोरी जैसा है, जिसमें अंगों के लिए कोई अलग से खाली जगह नहीं है। सब कुछ टिश्यू में भरा हुआ है। इस खाली जगह यानी सिलोम के ना होने से इनके अंदर जटिल अंग प्रणाली, जैसे कि एक विकसित पाचन तंत्र या परिसंचरण तंत्र बन ही नहीं सकती। इसीलिए इनमें खून, नसें या दिल जैसी कोई चीज नहीं होती। ये अंग स्तर, मतलब ऑर्गन लेवल पर ही रुक जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए इन्हें पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के लिए अपने मेजबान पर जी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर इनके पास परिसंचरण तंत्र नहीं है, तो ये अपने शरीर से व्यर्थ पदार्थ बाहर कैसे निकालते हैं? उसके लिए इनके पास एक बहुत ही खास तरह की कोशिकाएं होते हैं, जिन्हें ज्वाल कोशिका या फ्लेम सेल्स कहते हैं। और ये तो मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का एक पसंदीदा सवाल है। ये कोशिकाएं एक नेटवर्क बनाकर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करती हैं और बाहर निकाल देती हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कारगर सिस्टम है। और इसके उदाहरण भी काफी जाने पहचाने हैं। फीता कृमि यानी टेपवर्म, जो हमारी आंतों में रह सकता है, और लिवर फ्लूक, जो यकृत को संक्रमित करता है। लेकिन सबसे अनोखा उदाहरण तो प्लेनेरिया का है। नोट्स कहते हैं कि इसमें पुनर्जनन की असीमित क्षमता है। असीमित का मतलब वाकई असीमित है। अगर आप प्लेनेरिया के 200 टुकड़े भी कर दें, तो हर एक टुकड़ा कुछ ही दिनों में एक पूरा नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ये प्रकृति के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक है। यह हमें बताता है कि सरल होने का मतलब हमेशा कमजोर होना नहीं होता। तो हमने देखा कि प्लैटीहेल्मिन्थीज का बॉडी प्लान कितना सरल था, एक बिना गुहा वाला चपटा शरीर। अब देखते हैं कि विकास की सीढ़ी पर अगला कदम क्या था। जाहिर है, शरीर के अंदर अंगों के लिए जगह बनाना एक बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल, और इस समस्या का पहला समाधान लेकर आया अगला संघ, एस्केल्मेंथीज, जिन्हें हम निमेटोडा या गोल कृमि भी कहते हैं। इन्होंने एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अपग्रेड किया। ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं। स्यूडो यानी झूठा या नकली। नकली गुहा? इसका क्या मतलब है? ये असली गुहा से अलग कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि इनके शरीर के अंदर एक गुहा तो होती है, लेकिन वो ठीक से परतदार या लाइंड नहीं होती, जैसी कि विकसित जीवों में होती है। ये एक बैग के अंदर एक और बैग रखने जैसा है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये प्लैटीहेल्मिन्थीज की कोई जगह नहीं वाली स्थिति से तो कहीं बेहतर है। और इस थोड़ी सी जगह ने एक बहुत बड़े विकास को संभव बनाया। एक पूर्ण पाचन नली जो मुंह से शुरू होकर गुदा पर खत्म होती है। इसे ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। अच्छा, तो अब भोजन और अपशिष्ट का रास्ता अलग अलग हो गया, जो यकीनन ज्यादा कुशल है ना? और इनका जीवन स्तर भी अब अंग तंत्र स्तर का हो गया है, यानी अब अंग मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। सही पकड़ा। हालांकि इनमें भी अभी श्वसन और परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं हुआ है, लेकिन ये एक और मामले में प्लैटीहेल्मिन्थीज से अलग हैं। ये एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं, जबकि ज्यादातर चपटे कृमि उभयलिंगी थे। और इनके उदाहरणों में एक नाम ऐसा है जो सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य से जुड़ा है, वुचरेरिया। यही वो कृमि है जो फाइलेरिया या हाथी पांव रोग फैलाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि ये जीव सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन पर सीधा असर डालते हैं। तो नकली गुहा एक अच्छा सुधार था, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं था। विकास का अगला बड़ा कदम क्या था? असली व्यवस्थित गुहा का निर्माण। एकदम सही। और यहीं पर एंट्री होती है संघ एनेलिडा की। यहां हमें पहली बार एक सच्चा सिलोम देखने को मिलता है, और ये विकास की कहानी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इस अंदरूनी गुहा ने अंगों को विकसित होने, स्वतंत्र रूप से काम करने और अपनी जगह पर सुरक्षित रहने के लिए एक स्थिर वातावरण दिया।
ये ऐसा है जैसे एक खाली कमरे में फर्नीचर रखने की जगह मिल जाना। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है शरीर का कई छल्लेदार खंडों यानी सेगमेंट्स में बटा होना। केचुआ इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है जिसे हम सबने देखा है। वो खंड सिर्फ बाहरी नहीं है बल्कि अंदरूनी भी है। हर खंड में कुछ अंगों का दोहराव होता है। इसने एनालिडा को ज्यादा लचीलापन और बेहतर गति दी, और उत्सर्जन के लिए भी इनके पास ज्वाल कोशिकाओं से ज्यादा विकसित अंग हैं जिन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। ये हमारे गुर्दों के एक बहुत ही शुरुआती संस्करण की तरह है। केचुए के बारे में तो कुछ बड़े मजेदार तथ्य हैं। इसे किसानों का मित्र कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है। ये अपनी नम त्वचा से सांस लेता है, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें आंखें नहीं होती। हाँ, और केचुए में एक नहीं बल्कि 5 जोड़ी दिल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें एओर्टिक आर्च कहते हैं। ये रक्त को शरीर में पंप करती हैं। दूसरा मशहूर उदाहरण है जोंक यानी लीच। इसके मुंह में हिरुडिन नाम का एक रसायन होता है जो खून को जमने से रोकता है। इसी गुण की वजह से प्राचीन काल से लेकर आज भी चिकित्सा में इसका इस्तेमाल होता है। तो एनालिडा ने हमें एक सच्चा सिलोम और सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ऐसा लगता है कि अगला संघ इन्हीं आइडियाज को लेकर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया होगा। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। अब हम उस संघ पर आते हैं जिसने सेगमेंटेड बॉडी प्लान को लिया, उसमें एक बाहरी कवच और जुड़े हुए पैर जोड़े और पृथ्वी पर राज करने निकल पड़ा। हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा, ये तो जीव जगत का शहंशाह है। नोट्स के मुताबिक दुनिया के लगभग 75% जीव इसी संघ में आते हैं। मतलब हर 4 में से 3 जीव एक आर्थ्रोपोड हैं। ये सफलता अविश्वसनीय है। और इस सफलता के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला और सबसे जरूरी है इनका बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन, जो काइटिन नाम के एक मजबूत पदार्थ का बना होता है। यह एक निजी कवच की तरह है जो इन्हें सुरक्षा भी देता है और शरीर को एक ढांचा भी। दूसरा बड़ा कारण है इनके संयुक्त पैर, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जी, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इन्हीं पैरों ने इन्हें चलने, तैरने, उड़ने और भोजन पकड़ने की अद्भुत क्षमता दी। लेकिन यहाँ एक विरोधाभासी बात है। नोट्स कहते हैं कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो एनालिडा के बंद तंत्र से कम विकसित लगता है ना? तो फिर ये इतने सफल कैसे हुए? ये एक शानदार सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि एक बंद सिस्टम जैसा हमारा है, उसमें खून हमेशा पाइपलाइन यानी नसों में बहता है। ये बहुत कुशल है। लेकिन खुला सिस्टम एक बाथटब की तरह है जहां सारे अंग खून में सीधे डूबे या नहा रहे होते हैं। इनके खून को हेमोलिम्फ कहते हैं, और जिस गुहा में यह बहता है उसे हेमोसील कहा जाता है। ये बेशक कम कुशल है, लेकिन छोटे जीवों के लिए ये काम कर जाता है। इनकी सफलता का राज इनकी विशाल संख्या, तेजी से प्रजनन करने की क्षमता और हर तरह के वातावरण में ढल जाने की काबिलियत में छिपा है, न कि इनके परिसंचरण तंत्र की कुशलता में। कीट वर्ग की पहचान तो बहुत सीधी सादी है। 3 जोड़ी यानी 6 पैर, और शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। श्वसन के लिए भी इनमें जबरदस्त विविधता है। पानी वाले जीवों में गिल्स और जमीन वालों में ट्रेकिया या बुकलंग्स। ट्यूब्यूल्स, ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इनकी सफलता का एक और राज इनका सामाजिक व्यवहार है। दीमक, चींटियां और मधुमक्खियां श्रम विभाजन का अद्भुत उदाहरण है, जहां हर सदस्य की एक तय भूमिका होती है। यह एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, खून का रंग। कॉकरोच का खून हीमोग्लोबिन न होने के कारण सफेद या रंगहीन होता है, वहीं झींगा या ऑक्टोपस जैसे जीवों का खून नीला होता है। हाँ, क्योंकि उनके खून में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आयरन वाला हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि कॉपर वाला हीमोसाइनिन होता है, और कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नीला रंग देता है। और एक और हैरान करने वाला तथ्य, कॉकरोच के दिल में 13 चैम्बर होते हैं। ए रहा, इंसानों में सिर्फ 4 होते हैं। इतने छोटे से जीव में इतने जटिल दिल का क्या काम? दरअसल उनका दिल हमारे दिल जैसा जटिल नहीं होता। ये एक लंबी ट्यूब जैसा होता है जिसमें कई वॉल्व होते हैं। ये 13 चेम्बर उस ट्यूब के हिस्से हैं जो हेमोलिम्फ को शरीर में आगे की ओर धकेलते हैं। पर हाँ, सुनने में ये बहुत प्रभावशाली लगता है। यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं। जैसे मकड़ी,
उसके 8 पैर होते हैं, इसलिए वो आर्थ्रोपोडा तो है पर कीट वर्ग में नहीं आती। और सिल्वरफिश, जिसके नाम में फिश है, वो असल में मछली नहीं बल्कि एक कीड़ा है। इन अपवादों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर यहीं से सवाल बनते हैं। आर्थ्रोपोडा ने बाहरी कवच और संयुक्त पैरों के साथ सफलता पाई, लेकिन क्या विकास का कोई और रास्ता भी था? बिल्कुल। जहां आर्थ्रोपोडा ने एक जटिल कवच बनाया, वहीं एक और बहुत बड़ा समूह है जिसने एक सरल रास्ते को चुना। एक मुलायम शरीर जिसके ऊपर अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट का एक सुरक्षा कवच होता है। ये है संघ मोलस्का। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। इसमें घोंगा, सीप जैसे जीव आते हैं। इनका शरीर तो बहुत मुलायम होता है। हाँ, और इसी मुलायम शरीर की सुरक्षा के लिए इनके पास एक बाहरी शेल या कवच होता है। इनकी एक और खासियत है भोजन करने के लिए रेड्यूला नाम का अंग। ये एक तरह की दांतों वाली जीभ होती है, जैसे किसी घिसने वाले रेती पर दांत लगे हों। इससे ये सतह को खुरच कर अपना भोजन खाते हैं। मोलस्का में भी एक ऐसा जीव है जो बाकियों से बहुत अलग और बेहद बुद्धिमान है, ऑक्टोपस। इसे डेविल फिश भी कहते हैं। इसके पास तो बाहरी कवच नहीं होता। सही कहा। ऑक्टोपस ने विकास के क्रम में अपने बाहरी कवच को त्याग दिया और उसकी जगह तेजी, बुद्धिमत्ता और छलावरण को अपनाया। ये अपनी सुरक्षा के लिए स्याही छोड़ता है ताकि शिकारी भ्रमित हो जाए। ये मोलस्का संघ का एक जीनियस है जो साबित करता है कि सिर्फ एक मजबूत कवच होना ही सफलता की गारंटी नहीं है। और ऑक्टोपस का खून भी हीमोसायनिन की वजह से नीला होता है, ठीक झींगे की तरह। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग संघों में एक ही समस्या के लिए एक जैसे समाधान विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल, इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। हमारी आज की सूची में आखिरी संघ है इकाइनोडर्मेटा। इसके बारे में सबसे पहली बात जो नोट्स में लिखी है वो ये कि इसके सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से समुद्री जीव है। और इनमें एक बहुत ही अजीब बात है, अभी तक हमने जितने भी विकसित संघ देखे वे सब द्विसम्मित थे, यानी उन्हें बीच से सिर्फ एक ही तरह से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे कि हम इंसान। लेकिन इकाइनोडर्मेटा के वयस्क त्रिज्यीय सम्मित मतलब रेडियल सिमेट्रिक होते हैं, जैसे एक साइकिल का पहिया या एक पिज्जा, जिसे कई तरह से बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। ये तो विकास में कदम पीछे जाने जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन ये उनकी जीवन शैली के लिए अनुकूल है। ये जीव ज्यादातर समुद्र की सतह पर धीरे धीरे चलते हैं या एक जगह रहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री उन्हें हर दिशा से आने वाले भोजन या खतरे के प्रति सतर्क रहने में मदद करती है। इनके नाम का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। इकाइनो मतलब कांटेदार और डर्मा मतलब त्वचा, यानी कांटेदार त्वचा वाले जीव, जैसे कि स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, इन सभी की त्वचा पर कांटे या उभार होते हैं। नोट्स में एक और हैरान करने वाली बात लिखी है कि इनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। ये अपना कचरा बाहर कैसे फेंकते हैं? इनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। ये अपने शरीर की सतह से और अपने जल संवहन तंत्र, जिसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, उसके जरिए विसरण मतलब डिफ्यूजन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को सीधे पानी में छोड़ देते हैं। इनका ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी अनोखा है। ये ट्यूब फीट का एक नेटवर्क है जिसमें पानी भरकर ये चलने, भोजन पकड़ने और सांस लेने का काम करते हैं। ये एक तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो आज हमने जीव जगत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संघों का सफर तय किया। प्लैटीहेल्मिन्थीज के सरल चपटे डिजाइन से लेकर एनेलिडा के सेगमेंटेड शरीर और फिर आर्थ्रोपोडा की दुनिया पर राज करने वाले कवच तक, हर संघ ने जिंदा रहने की चुनौती का सामना करने के लिए एक अनोखा शारीरिक डिजाइन विकसित किया। ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा, जिसका परिसंचरण तंत्र खुला यानी कम विकसित माना जा सकता है, फिर भी वो पृथ्वी पर सबसे सफल संघ क्यों बना, जो सभी जीव प्रजातियों का 75% हिस्सा है, जबकि एनेलिडा जैसे संघ में एक अधिक विकसित बंद परिसंचरण तंत्र होने के बावजूद वे इतने व्यापक क्यों नहीं हो पाए। इस पर विचार करने से हमें विकास की प्रक्रिया को और गहराई से समझने में मदद मिली। हम लोगों ने मिलकर धीरे धीरे करके आधे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है कॉर्डेटा की, जो मेटाजोआ के 9 संघों में से एक संघ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो संघ कॉर्डेटा, इसकी स्थापना बेल्फोर ने की थी। ये जीव जगत का शायद सबसे जाना पहचाना और आप कह सकती हैं कि सबसे विविध संघ है। हाँ, मतलब इसके सदस्य तो हर जगह हैं। हर जगह आपको समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक मिलेंगे।
जल, थल, वायु ये हर जगह मौजूद हैं। मतलब मछली से लेकर इंसान तक सब इसी में आते हैं। तो फिर इन सबको एक ही ग्रुप यानी कॉर्डेटा में रखने का आधार क्या है? मेरा मतलब है एक व्हेल और एक चिड़िया में आखिर क्या समानता हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऊपर से देखने पर तो ये बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन इन सभी के डिजाइन में कुछ बुनियादी समानताएं हैं। जैसे कि इन सब का जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। मतलब इनमें अलग अलग काम के लिए पूरे ऑर्गन सिस्टम होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक मिनट, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोम की मौजूदगी, ये बातें तो हमने पिछले संघों जैसे एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में भी पढ़ी थी। तो फिर ये कॉर्डेटा की खास पहचान कैसे हुई? कुछ तो होगा जो सिर्फ इन्हीं में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो सब तो बुनियादी फीचर्स हैं, लेकिन कॉर्डेटा क्लब का आप कह सकते हैं एंट्री टिकट नहीं है। अच्छा। असली एंट्री टिकट जो किसी जीव को कॉर्डेट बनाता है वो है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। मतलब नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में हर कॉर्डेट में यह जरूर पाया जाता है। नोटोकॉर्ड, यही है वो जादुई चीज। पर यह होता क्या है? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, पर इसे आप एक तरह की प्रारंभिक रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। यह शरीर के पिछले हिस्से में एक लचीली छड़ जैसी संरचना होती है जो शरीर को सहारा देती है। तो यह हम सब में होती है? हम जैसे वर्टिब्रेट्स में जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो यही नोटोकॉर्ड बाद में विकसित होकर हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो यह हम सभी का एक कॉमन शुरुआती पॉइंट है। अच्छा, तो ये वो ब्लूप्रिंट है जिससे बाद में हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। अब समझ आया। तो इस एक ब्लूप्रिंट से इतने अलग अलग तरह के जीव कैसे बन गए? इन नोट्स में कॉर्डेटा को 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। हाँ। और यहीं से इनकी विविधता की कहानी शुरू होती है। ये 5 वर्ग हैं। पहला मत्स्य यानी पाइसीज, जो पूरी तरह पानी में रहती हैं, यानी मछलियां। जी। दूसरा उभयचर एम्फिबिया, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। तीसरा सरीसृप मतलब रिप्टेलिया यानी रेंगने वाले जीव। और चौथा वर्ग है पक्षी एव्स, जिन्होंने हवा पर राज किया। और 5वां मैमेलिया यानी स्तनधारी, जिसमें हम भी आते हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और मैमेलिया। वाह, 5 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक ही ग्रुप में। इन नोट्स में सबसे ज्यादा डिटेल मछलियों के बारे में है और वो वाकई कमाल की हैं। चलिए वहीं से गोता लगाते हैं। क्या चीज एक मछली को मछली बनाती है? देखिए, मत्स्यवर्ग की सबसे पहली और बड़ी पहचान है उनका दिल। इनके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद मतलब एट्रियम और एक निलय यानी वेंट्रिकल। सिर्फ 2? हमारे तो 4 होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। पर सिर्फ 2 चेंबर के साथ ये पानी में इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं? उसकी वजह है इनका सिंगल लूप सर्कुलेटरी सिस्टम। खून दिल से गिल्स में जाता है, वहां ऑक्सीजन लेता है और फिर सीधे शरीर में चला जाता है, दिल में वापस आए बिना। अच्छा। ये हमारे डबल लूप सिस्टम से कम एफिशिएंट है, लेकिन पानी के अंदर की जिंदगी के लिए परफेक्ट है। और दूसरी बात, ये कोल्ड ब्लडेड या असमतापी होती हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब इनका खून ठंडा होता है? नहीं, इसका मतलब है कि ये हम इंसानों की तरह अपने शरीर का तापमान फिक्स नहीं रख सकती। बाहर पानी ठंडा तो इनका शरीर भी ठंडा, पानी गर्म तो ये भी गर्म हो जाती हैं। इन्हें अपना तापमान कंट्रोल करने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। और जहां तक श्वसन की बात है, वो तो हम सब जानते हैं, ये गलफड़ों से, गिल्स से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है। अब इन नोट्स में इनके उत्सर्जी पदार्थ के बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है। पहले लिखा है ग्वानाइन और फिर बाद में अमोनिया का भी जिक्र है। इसमें कंफ्यूजन क्यों है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और दिखाता है कि बायोलॉजी कितनी जटिल है। देखिए, ज्यादातर जलीय जीव अमोनिया उत्सर्जित करते हैं क्योंकि उसे बाहर निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए और उनके पास पानी की कमी तो है नहीं। सही बात है। ग्वानिन एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें पानी बहुत कम लगता है। ये ज्यादातर मकड़ियों या बिच्छुओं में मिलता है। तो हो सकता है कि कुछ खास समुद्री मछलियों में ये पाया जाता हो, लेकिन आमतौर पर अमोनिया ही मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। बिल्कुल। अब कुछ अनोखी मछलियों की बात करते हैं, जैसे डॉगफिश, जिसे शार्क भी कहते हैं कि इसमें एक भी हड्डी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। उसका पूरा कंकाल कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है।
वही नरम हड्डी जो हमारे कान और नाक में होती है। अच्छा। इससे उसका शरीर हल्का और लचीला रहता है और उसकी सूंघने की शक्ति तो कमाल की है। वो कई किलोमीटर दूर से खून की एक बूंद को भी सूंघ सकती है। और एक है गैम्बूसिया, जिसे मॉस्किटो फिश कहते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुई। बहुत ज्यादा। ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है, इसीलिए कई जगहों पर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने के लिए तालाबों और नालियों में इसे छोड़ा जाता है। एक तरह से ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का बेहतरीन उदाहरण है। वाह। और इन नोट्स में स्टोन फिश, समुद्री घोड़े और व्हेल शार्क का भी जिक्र है। हाँ, स्टोन फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। समुद्री घोड़ा, जो असल में घोड़ा नहीं मछली है, वो सबसे धीमी चलने वाली मछली है और सबसे बड़ी मछली का रिकॉर्ड व्हेल शार्क के नाम है। ये कितनी बड़ी हो सकते हैं? एक स्कूल बस जितनी बड़ी, पर खाती सिर्फ छोटे छोटे प्लैंक्टन्स हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली नहीं है। एकदम सही। ये एक क्लासिक सवाल है। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन स्तनधारी है, यानी मैमल्स। वो गलफड़ों से नहीं, फेफड़ों से सांस लेती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो मैमल्स की सबसे बड़ी पहचान है। अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। कई जीवों के नाम में फिश जुड़ा होता है, पर जैसा हमने डॉल्फिन के मामले में देखा, वे असल में मछलियां नहीं होती। हाँ, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन नोट्स में एक बहुत मजेदार ट्रिक दी गई है। ये उन नकली मछलियों को पहचानने में मदद करती है जिनके नाम तो फिश वाले हैं पर काम नहीं। एक ट्रिक, ये तो सुनने में बहुत काम की लग रही है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ट्रिक है JC फ्राई स्टार डेविल। इसे याद रखना बहुत आसान है। JC फ्राई स्टार और डेविल, हर शब्द एक नकली मछली के नाम से जुड़ा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। जे से क्या है? जे से है जेलीफिश। जेलीफिश, हाँ, वो तो बिल्कुल मछली जैसी नहीं लगती। एक अजीब सा जीव है। बिल्कुल, वो मछली नहीं बल्कि सीलेंट्रेटा संघ का जीव है। फिर सी से दो नाम है। पहला सिल्वर फिश, जो असल में एक कीड़ा है और आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। कीड़ा? जी, एक कीड़ा। और दूसरा है क्रेफिश या झींगा, जो वो भी आर्थ्रोपोडा है। मतलब सिल्वर फिश और क्रेफिश दोनों ही कीड़े मकोड़ों के रिश्तेदार हैं, मछली के नहीं। ठीक है, फ्राई से क्या है? फ्राई यहाँ कटल फिश के लिए है, जो मोलस्का संघ का जीव है। इसके बाद आता है स्टार, यानी स्टार फिश। स्टार फिश भी मछली नहीं है? नहीं, ये भी मछली नहीं है। ये इखाइनोडर्मेटा संघ से है। और आखिर में डेविल? डेविल से है डेविल फिश, जिसे हम ऑक्टोपस के नाम से बेहतर जानते हैं। ये भी मोलस्का संघ का है। इसी लिस्ट में एक रेजर फिश भी है, जो भी मोलस्का ही है। तो जेली, सिल्वर, क्रे, कटल, स्टार, डेविल, ये सब नाम के फिश हैं। तो फिर सच्ची मछलियां कौन सी हैं जिनके नाम पर हम भरोसा कर सकते हैं? सच्ची मछलियां हैं डॉग फिश, जो शार्क है, कैटफिश, स्टोन फिश, पाइप फिश, और हाँ, हमारा प्यारा समुद्री घोड़ा। ये सब मत्स्य वर्ग के असली सदस्य हैं। तो इस पूरी चर्चा का, इन पांचों वर्गों के सफर का और इन ट्रिक्स का क्या मतलब है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? इसका मतलब ये है कि जीव विज्ञान में नाम अक्सर धोखा दे सकते हैं। असली पहचान नाम से नहीं, बल्कि उस जीव के अंदरूनी डिजाइन और उसकी विकास की कहानी से होती। अब हम लोग इस चैप्टर के अंतिम की ओर जा रहे हैं। अब बारी है उभयचर की। जी, उभयचर मतलब एम्फीबिया। एम्फीबिया। तो सबसे पहले इनके दिल की बात करते हैं। वो कैसा होता है? इनका हृदय 3 चेंबर का होता है। 3 चेम्बर्स? हाँ, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। अच्छा, और सांस लेने का क्या, इनका श्वसन कैसे होता है? देखिए, इनके पास सांस लेने के मतलब 3 अलग अलग तरीके हैं। 3? ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, जब ये टैडपोल अवस्था में होते हैं, मतलब पानी में, तब गिल से सांस लेते हैं। ठीक है, मछली की तरह। बिल्कुल। फिर जब ये जमीन पर आ जाते हैं, स्थल पर, तब फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी तरह। और तीसरा तरीका है इनकी त्वचा। जब ये जमीन के अंदर होते हैं, मतलब निष्क्रिय अवस्था में, तब त्वचा से सांस लेते हैं। वाह, ये तो कमाल की अनुकूलन क्षमता है। हाँ, बिल्कुल। अब इनकी कुछ और विशेषताओं की बात करें जरूर। तो इनमें क्लोएका पाया जाता है। क्लोएका, ये क्या होता है? ये एक ही छिद्र होता है जिससे मलद्वार, मूत्रमार्ग और जनन तीनों का काम होता है। ओह अच्छा, मतलब एक कॉमन ओपनिंग। सही। और एक और बात, इनके पास शल्क यानी स्केल्स नहीं होते हैं। इनकी त्वचा चिकनी होती है? हाँ, और इनकी त्वचा पर ग्रंथियां, ग्लैंड्स होती हैं।
और इनके लार्वा को कुछ कहते हैं क्या? हाँ, मेंढक के बच्चे को मतलब लार्वा को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर, जैसे मेंढक, टोड जिसे दादूर भी कहते हैं, हाइला और सेलामेंडर, ये सब उभयचर हैं। समझ गई। तो उभयचर के बाद विकास क्रम में अगला कौन आता है? इसके बाद आते हैं सरीसृप, रेप्टिलिया। यानी रेंगने वाले जीव। बिल्कुल, रेंगने वाले जीव। तो इनके दिल में कितने चेंबर होते हैं? उभयचरों से ज्यादा या उतने ही? ज्यादातर में उतने ही, 3 चैम्बर। ज्यादातर में मतलब कोई अपवाद भी है? जी हाँ, अपवाद है। मगरमच्छ और घड़ियाल, उनमें क्या अलग है? इन दोनों में 4 चैम्बर वाला दिल होता है। 4 चेंबर, हाँ स्तनधारियों की तरह। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये जीवन भर पेट के बल रेंग कर चलते हैं। और इनके रक्त के बारे में क्या? ये शीत रक्ततापी मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड, तो मतलब ये अपना तापमान कंट्रोल नहीं कर सकते। सही, वो बाहरी वातावरण पर निर्भर करते हैं। और त्वचा, क्या वो भी उभयचरों जैसी नम होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी त्वचा शुष्क होती है, ड्राई। और उस पर शल्क होते हैं, स्केल्स? हाँ, शल्क पाए जाते हैं, लेकिन ग्रंथियां नहीं होती। ग्रंथियां नहीं होती? हाँ। अच्छा। और इनके कान, कैन के कान का पर्दा होता है? नहीं, कान का पर्दा नहीं होता, बस एक पर्दे जैसी संरचना होती है। तो फिर ये सुनते कैसे हैं? वो कंपन महसूस करते हैं, वाइब्रेशन। समझ गई। और उत्सर्जन, वो किससे होता है? उत्सर्जन किडनी से होता है। ठीक है, अब कुछ उदाहरणों पर आते हैं। हाँ, जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ और जाहिर है मगरमच्छ और घड़ियाल। कुछ खास तरह के सरीसृप भी है ना? बिल्कुल। जैसे किंग कोबरा। किंग कोबरा, उसकी क्या खासियत है? ये घोंसला बनाता है। अकेला सांप जो घोंसला बनाता है? वाकई। ये तो मैंने पहली बार सुना। और एक है हाइड्रोफिस, ये एक समुद्री सांप है। समुद्री सांप। फिर है ड्रेको। ड्रेको, ये नाम सुना है। ये उड़ने वाली छिपकली है ना? हाँ, इसे उड़न छिपकली कहते हैं, ग्लाइड करती है। और कोई? एक और है हेलोडर्मा, ये एक जहरीली छिपकली है। जहरीली छिपकली, अच्छा। जी। तो सरीसृप ने जमीन पर कब्जा कर लिया, इसके बाद विकास में अगला कदम क्या था? अगला कदम था आसमान, पक्षी वर्ग यानी एवीज। पक्षी, हाँ। तो इनके दिल में कितने चेंबर होते हैं? इनके दिल में पूरे 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर। जी। और इनका रक्त समतापी मतलब वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड मतलब ये अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, शरीर का तापमान हर मौसम में समान रहता है। और इनकी हड्डियां, मैंने सुना है, वो भी खास होती हैं। हाँ, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिन्हें प्नीमैटिक बोन कहते हैं। खोखली क्यों? ताकि वो हल्की रहें। ये हल्की और मजबूत होती हैं, जो उड़ने में सहायक हैं। ये तो बहुत बढ़िया अनुकूलन है। त्वचा, त्वचा इनकी भी शुष्क होती है और ग्रंथियां नहीं होती। इसमें भी कोई अपवाद है क्या? हाँ, एक है। पूंछ के आधार पर एक प्रीनी या तेल ग्रंथि होती है, प्रीन ग्लैंड। अच्छा, उसका क्या काम है? उससे तेल निकालकर ये अपने पंखों पर लगाते हैं, उन्हें वाटरप्रूफ करने के लिए। और उत्सर्जन? ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड। मछली का क्या था? मछली का अमोनिया होता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में बात करते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा पक्षी है। और इसका अंडा? इसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और कीवी? कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा है हमिंगबर्ड या गुंजन पक्षी। इसकी क्या खासियत है? ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। पीछे की ओर? ये तो कमाल है। जी। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है स्विफ्ट, जो जापान में पाया जाता है। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग और एमू, ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जमीन हो गई, आसमान हो गया, अब अगला वर्ग कौन सा है? अब आता है सबसे विकसित वर्ग, मैमेलिया यानी स्तनधारी। हमारा अपना वर्ग? जी, हमारा वर्ग। तो इनकी सबसे मुख्य पहचान क्या है? इनकी पहचान है स्तन ग्रंथियां यानी मैमरी ग्लैंड्स। ये नर और मादा दोनों में होती हैं? हाँ, पाई दोनों में जाती हैं, लेकिन मादा अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनका उपयोग करती है। ठीक है, और त्वचा का क्या? इनकी त्वचा पर रोम यानी बाल और ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैसी ग्रंथियां? पसीने और तेल की ग्रंथियां। हृदय तो 4 चेम्बर्स का ही होगा? जी हाँ, 4 चेम्बर, 2 आलिंद और 2 निलय। और श्वसन? श्वसन फेफड़ों यानी लंग्स द्वारा होता है। इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इनका उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। यूरिया, इससे जुड़ा एक तथ्य भी है ना? हाँ, यूरिया प्रयोगशाला में खोजा गया पहला कार्बनिक पदार्थ भी है। अच्छा, चलिए अब कुछ तथ्यों की बात करते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल।
और जमीन पर सबसे बड़ा? जमीन पर सबसे बड़ा है हाथी। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? सबसे छोटा है छछूंदर, जिसे श्रू भी कहते हैं। और एक स्तनधारी है जो उड़ भी सकता है? हाँ, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है चमगादड़। और आखिर में डॉल्फिन के बारे में क्या कहेंगे? डॉल्फिन, इन्हें इंसानों के बाद दूसरी सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता। अभी तो हम लोगों ने केवल कोशिकीय आधार पर वर्गीकरण करके पढ़ा था। अब बाकी है स्तनधारी को बच्चे जन्म देने के आधार पर और भ्रूण की परतों के आधार पर, और एक और है सिमेट्री के आधार पर। इन वर्गीकरण को देखकर हम खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं स्तनधारी के बच्चे के जन्म देने के आधार पर, मतलब मैमेलिया का वर्गीकरण। हाँ बिल्कुल, मैमेलिया यानी स्तनधारी, इनको बच्चे के जन्म देने के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 3 भाग? अच्छा। पहला है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया, ये वो है जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी। ये तो सुनने में ही अजीब है जैसे। हाँ, जैसे एकीडा और प्लेटिपस। ओ, प्लैटिपस, हाँ सुना है। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रकार। और दूसरा? दूसरा है मेटाथीरिया। ये मतलब अल्प विकसित आधे अधूरे बच्चे को जन्म देते हैं। आधे अधूरे, तो फिर वो बच्चा माँ के पेट में बनी एक थैली में विकसित होता है और वहीं दूध पीता है। अच्छा, वो थैली जिसको मार्स्यूपियम कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वही मार्सुपियम। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो कंगारू होगा। एकदम सही, कंगारू। ठीक है, और तीसरा भाग? और तीसरा है यूथीरिया। इसमें बच्चा पूर्ण विकसित पैदा होता है। तो इसमें हम सब आ गए। हाँ, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, हिरण, बाघ, ये सभी। ठीक है, ये तो हुआ जन्म देने के आधार पर वर्गीकरण। अब भ्रूण की परतों के आधार पर वर्गीकरण को समझते हैं। बिल्कुल, भ्रूण यानी एम्ब्रियो को उसकी परतों मतलब लेयर्स के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में? पहला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब डिप्लो यानी 2? हाँ, इस जीव के भ्रूण में 2 परतें होती हैं। एक बाहरी परत जिसे एक्टोडर्म कहते हैं और एक आंतरिक परत एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और दूसरा भाग फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, जैसा नाम से लग रहा है। सही पकड़ा। इस जीव का भ्रूण त्रिस्तरीय होता है, मतलब 3 लेयर्स। 3 परतें, हाँ। इसमें 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक और परत होती है। अच्छा, उसे मीजोडर्म कहते हैं। मीजोडर्म। ठीक है, अब वर्गीकरण का एक और आधार देखते हैं, सिलोम या देह गुहा। ये मीजोडर्म से ही जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल, मीजोडर्म के अंदर जो रिक्त स्थान होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसे ही सिलोम कहा जाता है। अच्छा। और इसके आधार पर भी 3 तरह का वर्गीकरण है। 3 तरह का? पहला एसिलोमेट। ये वो जीव है जिसके भ्रूण में यह रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, मतलब कोई खाली जगह नहीं, एकदम ठोस। हाँ। फिर दूसरा है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो मतलब झूठा? सही, जिसके भ्रूण में थोड़ा थोड़ा या कह सकते हैं कि आंशिक रिक्त स्थान पाया जाता है। फॉल्स या पार्शियल? ठीक है, समझ गई। और तीसरा? और तीसरा है सिलोमेट, जिसके भ्रूण के मीजोडर्म में पूरा मतलब कंप्लीट रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी असली सिलोम वाले। जी। चलिए, अब आखिरी आधार पर आते हैं सममिति, यानी सिमेट्री या शरीर की बनावट। हाँ, शरीर की बनावट या उसे काटने के आधार पर जीवों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। ओके। पहला है असममित, एसिमेट्रिक। मतलब जिसे बराबर भागों में बांट ही नहीं सकते, जैसे पोरीफेरा संघ, है ना? एकदम सही। और दूसरा है सम्मित यानी सिमेट्रिक, जिसके शरीर को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। हाँ। इसके भी 2 उपभाग हैं जहां तक मुझे याद है। हाँ, इसके भी 2 उपभाग हैं। पहला है द्विसम्मित, बायलैटरल सिमेट्रिक। बायलैटरल मतलब कि शरीर केवल एक ही अक्ष से 2 बराबर भागों में बंट सकता है, जैसे हम इंसान। बिल्कुल। और दूसरा है त्रिज्यीय या व्यासीय सम्मित, जिसे रेडियल सिमेट्रिक कहते हैं। रेडियल, अच्छा, मतलब जैसे पिज्जा। हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब है कि शरीर को किसी भी व्यास से काटने पर वह बराबर भागों में बंट जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जब हमने वर्गीकरण के सभी आधार समझ लिए हैं, तो इन सबको एक साथ मिलाकर अलग अलग संघों यानी फाइलम की तुलना करते हैं। हमारे पास जो टेबल है वो इन्हीं विशेषताओं को दर्शाती है। हाँ, शुरू करते हैं पोरीफेरा से। पोरीफेरा, इसका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। और सिमेट्री असम्मित है। और एसिलोमेट है, मतलब एकदम बेसिक। ठीक है। अगला है सीलेंटरेटा, यह उत्तक स्तर का है, डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन इसमें सिमेट्री आ गई है, त्रिज्य यानी रेडियल सिमेट्री। हाँ, पर यह भी एसिलोमेट ही है। ठीक है, फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ पहली बार अंग स्तर का संगठन दिखता है, यह ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओह, तो यहाँ मीजोडर्म आ गया।
और सिमेट्री भी बदल गई, द्विसम्मित, बाइलैटरल। सही, लेकिन ये अभी भी एसीलोमेट ही है। इसके बाद है एस्केलमिंथीज। यह अंगतंत्र स्तर का है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विसम्मित। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, ये स्यूडोसीलोमेट है। बिल्कुल, यहाँ पहली बार बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट आता है, भले ही वो झूठा हो। सही। अब आते हैं एनेलिडा पर। अंगतंत्र स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विसम्मित और ये सिलोमेट है, मतलब यहाँ असली सिलोम आ गया। हाँ, यहाँ से असली सिलोम की शुरुआत होती है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा। ये भी अंगतंत्र स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विसम्मित और सिलोमेट है। और मोलस्का भी इन्हीं विशेषताओं वाला है, अंगतंत्र स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विसम्मित और सिलोमेट। मतलब ये बॉडी प्लान काफी सफल रहा। बहुत ज्यादा। लेकिन एकाइनोडर्मेटा में एक बदलाव देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यह अंगतंत्र स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट तो है, पर इसकी सम्मिति वापस त्रिज्यीय यानी रेडियल हो गई है। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प एवोल्यूशनरी यू टर्न है। और अंत में कार्डेटा, जिसमें हम सब आते हैं। अंगतंत्र स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विसम्मित और सिलोमेट, यानी सबसे एडवांस फीचर्स। तो इन सभी संघों की तुलना करने पर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे जीवों का विकास हुआ है। हाँ, एक सरल कोशिकीय स्तर से जटिल अंगतंत्र स्तर की ओर, और कैसे उनकी शारीरिक संरचना, भ्रूणीय परतें और सिमेट्री भी समय के साथ और जटिल होती गईं। बिल्कुल, पर यहाँ एक विचार करने योग्य प्रश्न ये भी है, क्या वर्गीकरण के ये अलग-अलग पैमाने हमें विकास के अलग-अलग रास्तों के बारे में बताते हैं, या ये केवल हमारी समझ को आसान बनाने के लिए बनाए गए मानवीय तरीके हैं? क्या प्रकृति सच में इन श्रेणियों में, इन बॉक्सेस में फिट होती है?